हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अक्षय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुकुल फ्यूचर मेकर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली जो क्लासेस ली हैं 21 लगभग 21 कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं यूट्यूब पर, और उसमें हम भाग 4 का तक हमने सफ़र तय कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 5। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, महत्वपूर्ण है। क्यों, वो सारी बातें हम अभी करेंगे आपके साथ। देखिए जो हमारे यहाँ केंद्र में व्यवस्था चल रही है गवर्नमेंट की, संघ जिसको बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पार्ट हैं, गवर्नमेंट होती क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है, वो सारी बातें ही हमें यहाँ पे ख़त्म करनी है। देखिए भाग 5 और भाग 6, भाग 5 में केंद्र सरकार के सारे मुद्दे, ठीक है, और भाग 6 में राज्य सरकार। अब दो ही स्तर पर गवर्नमेंट को जानते हो साहब, ये राज्य सरकार है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ क्लासेस पढ़ने का मतलब है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी समझ में आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट काम कैसे करती है, कानून कैसे बनते हैं, कानून लागू कौन करता है, उनको लागू कौन करवाता है, क्या क्या उसके मतलब अधिकारी होते हैं जो काम करते हैं कार्यपालिका में, विधायिका में, या फिर न्यायपालिका में कौन लोग होते हैं, क्या वर्क होते हैं सबके। तो ये सारी की सारी बातें हम आज इस कक्षा में करने वाले हैं। और देखिए जो आपका भाग 5 है, ठीक है, इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक की व्यवस्था की गई है। तो इन आर्टिकल्स में, इन अनुच्छेद में पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आपको बताया गया है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। यानी कि जो भाग 5 है उसमें जैसे आज इसके बाद मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा, फिर हम उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और आपका नियंत्रक कैग जो होता है आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबके बारे में एक एक वीडियो बना दूंगा। तो भाग 5 की 3 से 4 वीडियो आपको मिलेंगी, क्योंकि इसमें काफ़ी आर्टिकल्स हैं और एक क्लासेस काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको टुकड़ों में डालूंगा, ठीक है। उसके बाद भाग 6। तो देखिए यहाँ पढ़ने का मतलब है, इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मतलब है आपको कि सिर्फ ये नहीं, आपको प्रतियोगी परीक्षा से कामयाब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे कंप्लीट नॉलेज दूंगा मैं, इसके बाद आपको आनंद आएगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी बात है, चाहे वो न्यायपालिका से जुड़ी है, कार्यपालिका से जुड़ी हुई है, संसद से जुड़ी हुई है, यानी कि विधायिका से, ठीक है, सारी समझ में आएगी, आपको आनंद आएगा। बोले क्या हुआ है, अभी आप इग्नोर क्यों कर देते हो, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको प्रश्नकाल नहीं पता, आपको शून्यकाल नहीं पता, ठीक है, आपको लोकसभा के बारे में जानकारी नहीं है, आप क्या विश्वास अविश्वास प्रस्ताव क्या हो रहे हैं आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने वो सारा कुछ पढ़ नहीं रखा। यहाँ पढ़ने के बाद आपको एक एक शब्द, जितनी भी वोकैबुलरी है आपकी, शब्दावली है, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, संसद से जुड़ी हुई, न्यायपालिका से जुड़ी हुई, वो सारी की सारी समझा दी जाएगी, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट, यानी कुछ भी छोड़ने का विचार नहीं है, सारा कुछ कंप्लीट और सरल भाषा में आपको बताया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको मूर्ख बनाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ कि बस 10 मिनट की वीडियो 4 लाइनें ट्रिक में पढ़ा दी, मैंने आपको ट्रिक बता दी कि साहब ये ट्रिक है, इससे याद कर लो। अरे ट्रिक से क्वेश्चन नहीं बन सकते। ट्रिक से आप क्या करोगे, वो 4 बातें जान लोगे। क्या एग्जाम उन 4 बातों के बेस पे बनाया जा रहा है? नहीं, वो आपको धोखा दे रहे हैं। जो यूट्यूबर्स आपको 5-5, 10-10 मिनट में बस एक ट्रिक बता करके आपको कह देते हैं कि बस राष्ट्रपति हो गया, या फिर आपको, तो वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं एग्जाम में अब्रॉड, अब एक एग्जाम होने वाला, आपने देखा हो न्यूज़पेपर में, तो उस एग्जाम में सारी जानकारी आएगी, वो पॉइंट थोड़ी ना पूछेगा। अब तो सारा कुछ आएगा और आपको सारा कुछ आता है, नॉलेज है, पढ़ रखा है एक बार सारा कुछ, तब आप जवाब दोगे। 4 बातें पढ़ के जाओगे, चारों बातें नहीं आई, फिर आपको दिल में आपके क्या हो जाता है, जख्म जग जाते हैं कि जीएस से तो फंसते ही नहीं है, जीएस से तो फंसते ही नहीं है। तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि जीएस से हमारा क्वेश्चन नहीं आते या प्रॉब्लम हो जाती है, वो जब आप मेरे भाई 4 लाइन पढ़ के जाओगे या फिर कुछ मतलब कुछ ही सामग्री पढ़ के जाओगे, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर पेपर में नहीं करोगे। एक बार कंप्लीट पढ़ तो लो, इतना कठिन नहीं है। अरे आपने 7th 8th 9th 10th नहीं पढ़ा, वो भी तो पढ़ा है एक बार। अरे 2 महीने लगते हैं पूरे सिलेबस को, पॉलिटी, ठीक है, तो 2 महीने आप पढ़ तो लो पूरा सिलेबस, उसके बाद देखो आप क्वेश्चन, आपको ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आप पूरा करके आप क्वेश्चन आएंगे, आप आंसर लगा के आओगे। एक बार कंप्लीट पढ़ो, ठीक है भाई। तो आज हम चर्चा करेंगे भाग 5 की। देखिए भाग 5 में व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक। अब ये इसमें 3 पार्ट। अब केंद्र में जो सरकार चल रही है, केंद्रीय सरकार है जो, ठीक है, जिससे में मोदी जी विराजमान हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और भी अन्य उसके उनसे भी उच्च पद के अधिकारी हैं, राष्ट्रपति है, ठीक है, न्यायपालिका, सब कुछ विराजमान है। वो संघ जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यूनियन जिसको हम कहते हैं, केंद्र सरकार, ठीक है,
केंद्र में 3 प्रकार से व्यवस्था की गई है। देखिए पहली व्यवस्था है कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। सेकंड क्या है हमारी, संघ की विधायिका। और थर्ड क्या है, संघ की न्यायपालिका। 3 स्तरों पर काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे काम करती है समझते हैं। देखिए जो संघ की कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन है, ठीक है, इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 52 से 78 तक। जो भी पदाधिकारी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं उनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा कहाँ है, आर्टिकल 52 से 78 तक। अगली है लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, यानी कि संघ की विधायिका। इसमें अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 यानी कि 123 तक व्यवस्था की गई है। अगला है आपका जुडिशरी ऑफ यूनियन, संघ की न्यायपालिका। इसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक की व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल 148 से 151 तक व्यवस्था की गई है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सबके बारे में बताऊंगा क्या काम होता है सबका, ठीक है। अब यहाँ पर हम संक्षेप में सब जानकारी ज्ञात करेंगे, फिर मैं आपको विस्तार से सारा कुछ बताऊंगा। देखिए 3 पार्ट। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संघ की विधायिका। जो लेजिस्लेचर है, विधायिका, इसका काम होता है कानून बनाना। इसका काम क्या होता है, कानून बनाना, ठीक है। हमारे देश में व्यवस्था चलती है किसके अनुसार, कानून के अनुसार। गवर्नमेंट कोई भी अप्लाई करेगी नियम, कोई भी योजना लेके आएगी तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है, एक्ट बनाना पड़ता है, तब वो चीज़ लागू करी जाती है। चाहे कोई योजना है, नीति है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो एक्ट के रूप में पेश करती है। तो जो पूरे देश को चलाने के लिए नियम कायदे बनाए जाते हैं, पूरे देश में कोई योजना लाने के लिए उसकी व्यवस्था बनाई जाती है, वो सारी व्यवस्था ही कहाँ तैयार होती है, विधायिका में तैयार होती है। सीधे शब्दों में समझेंगे ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, जिससे कि सारी बात समझ में आए। अपना दिमाग यहीं पर रखेंगे सभी, कि जो देश में व्यवस्था चलती है हमारे नियम कायदों के अनुसार चलती है, योजनाएं आती हैं सब नियम कायदों के अनुसार आती हैं, तो वो सारी की सारी जो तैयार की जाती है, बनाई जाती है, वो कहाँ बनाई जाती हैं, विधायिका में। अरे मेरे भाई, आपने कोई फैक्ट्री खोली, सिंपल भाषा में सिंपल एग्जांपल आप समझिए मुझसे। आपने एक फैक्ट्री खोली, तो फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट जो माल तैयार करवा रहा है, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो माल तैयार कर रहा है, समझ रहे हो। फिर माल तैयार करके वहीं पे आग लगाएंगे, उसमें उस माल को क्या करेंगे, सप्लाई करा जाएगा ना। अब जो माल बना रहे हैं वो माल बनाएंगे, बाहर सप्लाई करेंगे, भाई वो सिर्फ माल बनाएंगे, सप्लाई करने वाले लोग अलग दे दिए उनकी, वो क्या करेंगे, उस माल को सप्लाई करेंगे। चाहे भले ही कुछ लोग उनमें से चले जाएं, लेकिन उसका एक डिपार्टमेंट अलग होगा सप्लाई करने वाला, कि वो माल तैयार हो गया और उस माल को क्या करो, सप्लाई करो। लेकिन उस माल में साइड इफेक्ट भी तो हो सकते हैं। अरे उस माल में क्या होंगे, साइड इफेक्ट भी होंगे, और जब उस माल में साइड इफेक्ट होंगे तो उसकी आपके पास शिकायत आएंगी। तो उस शिकायत को देखने के लिए एक डिपार्टमेंट और बनाया जाएगा, वो उनकी समस्या को निस्तारण करेगा। हाँ भाई, इस माल में खराबी है, आप इसको सुधारिए। कंपनी को वो मतलब बताएगा उनको कि ये गलत है। तो इसी प्रकार से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ कानून क्या होते हैं, यहाँ कानून तैयार किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ नियम जब बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनको लागू किसके द्वारा किया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन के द्वारा उनको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। क्लियर हुआ। अब वो नियम कायदे लागू करा दिए गए और उनमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है, मतभेद होता है, कोई ऐसा डिफ्यूजन पैदा हो जाता है, विवाद पैदा हो जाता है, तो उस विवाद पर क्लियरिफिकेशन या उसकी समस्या को सुनने के लिए कौन है भाई, न्यायपालिका है हमारे पास। तो बात समझ में आई। कानून या नियम योजना जो भी कुछ गवर्नमेंट चलाती है, वो क्रिएट जो करती है, बनाती जो, वो कहाँ होता है, विधायिका में। उनको लागू कौन करवाता है, कार्यपालिका। और यदि इनको लागू नहीं कर रही है, प्रॉब्लम है, लागू करवाने का काम, ठीक है, वो कौन करती है, न्यायपालिका। तो मैं आपको सरल भाषा में मैंने बोला, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब अंदर देखते हैं अंदर क्या है, ठीक है। तो देखिए जो हमारी विधायिका है, ठीक है, इसके अंदर जो जहाँ कानून बनते हैं उसको हम बोलते हैं संसद, ठीक है, संसद। आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में संसद का प्रबंध है। संसद के 3 पार्ट हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। यानी कि कानून नियम योजना बनाने में इन 3 की क्या होगी, भागीदारी। ये 3 लोग बनाएंगे और तीनों को मिलकर क्या कहा जाता है, संसद। संसद से कितने पार्ट हैं, 3। ये जो ये भाषा बोल रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन बनने हैं सीधे, संसद से कितने पार्ट हैं, ठीक है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप समझिए सारी बातों को, ठीक है। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा में हम चुनकर भेजते हैं, जिनको एमपी कहा जाता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको सीधे जनता चुनती है, जिसकी 18 साल उम्र है, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ, आप नोट इसको
क्लियर करेंगे, ठीक है। शुरुआत में जो लिखा हुआ उसको नोट कर लेंगे, मैं इसी के ऊपर आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए 18 साल से जिनकी उम्र हो गई है 18 साल, वो चुनते हैं, एमपी के चुनाव होते हैं, निर्वाचन आयोग भारत का चुनाव कराता है और वो एमपी बैठते हैं कहाँ पर जाकर, लोकसभा में, ठीक है। एक राज्य स्तर पर जो 18 साल की उम्र का है वो चुनता है किसको, एमएलए को, और वो एमएलए चुनते हैं इस एमपी को, जो एमपी कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में। तो ध्यान रखेंगे जो लोकसभा में एमपी बैठते हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, उनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते, हम चुनते हैं एमएलए को, जो हमारे यहाँ होते हैं राज्य स्तर विधानमंडल के सदस्य, विधानसभा के हैं, वो चुनते हैं किसको, एमपी को। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव, यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव। यहाँ पर मैक्सिमम होते हैं, आपको बता दें 552, अब 550 हो जाएंगे क्योंकि जो एंग्लो इंडियन वाले हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पर बैठते हैं कितने भी, 250 मैक्सिमम, अभी फिलहाल कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 552 बैठ सकते हैं, यहाँ पर 250 बैठ सकते हैं, और ये रहा राष्ट्रपति। तो होता क्या है कि जब कोई कानूनी नियम बनाना होता है तो ये सांसद प्रस्ताव पेश करते हैं और वो नियम यहाँ से फॉलो होता है, मतलब यहाँ से पारित किया जाता है। ज़्यादातर लोग, मतलब उपस्थिति संख्या से ज़्यादा लोग उसको अगर हाँ कह देते हैं तो यहाँ से लागू हो, पारित हो जाता है। फिर वो राज्यसभा में जाता है, या राज्यसभा में पहले तो फिर लोकसभा में जाएगा, और यहाँ से पारित होने के बाद वो कहाँ पहुँचता है, राष्ट्रपति के पास। और जैसे ही राष्ट्रपति के पास पहुँचता है और राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देते हैं, साइन करते हैं, फिर वो नियम बन जाता है, ठीक है। दो शब्द यहाँ पर यूज होते हैं, एक तो विधेयक, ठीक है, और एक आपका अधिनियम या कानून, ठीक है। इसको बिल कहते हैं और इसको कहा जाता है एक्ट। आपको शब्दावली जरूर आनी चाहिए, विधेयक और अधिनियम। जब कोई कानून पेश किया जाता है, कानून बनने से पहले, राष्ट्रपति के साइन करने से पहले, तो विधेयक कहलाता है। कि हमने कहा साहब 500 रुपये हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माने, नियम बनना चाहिए, उसको पेश करा गया तो वो क्या कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा, ठीक है। वो लोकसभा में पास हो गया, विधेयक कहलाएगा। वो राज्यसभा में पास हो गया, विधेयक कहलाएगा। उसके पास कहाँ पहुँचता है, राष्ट्रपति के पास, और उन्होंने जैसे ही उस पर साइन करे, स्वीकृति दी, तो फिर वो बिल नहीं कहलाएगा, विधेयक नहीं कहलाएगा, फिर वो बन जाएगा एक्ट, फिर नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, फिर वो लागू हो जाएगा तुरंत राष्ट्रपति के साइन से ही, ठीक है। और जब वो नियम बन जाएगा तो वो किसके पास भेज दिया जाता है, कार्यपालिका के पास, और कार्यपालिका तुरंत उसको क्या करवाती है, लागू करवाती है। कैसे करवाती है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी विधायिका क्या है। अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे लोकसभा क्या है, लोकसभा के अंदर क्या क्या काम होते हैं, क्या सदस्य होते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है लोकसभा के अंदर, ठीक है, सरकारी विधेयक क्या होते हैं, गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, सारा कुछ, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये सब इनसे रिलेटिव हैं, ठीक है। वो सब यहाँ पर समझने हैं। राष्ट्रपति को भी हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति क्या क्या शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की, ठीक है, कौन कौन राष्ट्रपति बन सकता है, क्या योग्यताएं, वो सारी हम यहाँ पर कंप्लीट तरीके से तैयारी आपको कराएंगे, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और अगर वास्तव में बात करी जाए तो वास्तव में होता प्रधानमंत्री है, चलती प्रधानमंत्री की है सारी बातों में, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए बाई लॉ तो वो राष्ट्रपति है। हमारे संविधान में जो कार्यपालिका क्या है, अध्यक्ष है। यहाँ कानून लागू कराने में जो विशेष योगदान है वो राष्ट्रपति का है, नियम कायदे के अनुसार। उसके बाद उपराष्ट्रपति, और देखिए राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है, भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद है, ठीक है। और आपका भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इनके बारे में हम आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक चर्चा करेंगे आज क्लास में, इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन है, उपराष्ट्रपति का, ठीक है। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री आ जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि जिनके ज़्यादा फेवर में लोग होते हैं उनका लीडर जो चुना जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे क्या मंत्रिपरिषद होती है, लेकिन ये सब भी कानून लागू कराने में इनका योगदान रहता है। मंत्रिपरिषद आपका, और आपके मंत्रिपरिषद जो इसकी लीडरशिप में होते हैं, ठीक है, जिनका नेता होता है प्रधानमंत्री, वो यूनिटी क्या होती है, मंत्रिपरिषद ही होती है। और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, यानी कि सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है, विधि सलाहकार होता है सबसे बड़ा, वो कौन होता है, महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, जिनको सलाह देता है कानूनी सलाह। गवर्नमेंट जो है कानूनी सलाह किससे लेती है, महान्यायवादी से। ये लोग लागू कराते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लागू नहीं
होने में दिक्कत आ रही है, विवाद खड़ा हो गया है, तो वो विवाद इससे संबंधित कहाँ पहुंच जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, वो आपको उन नियम कायदों से जो आपको शोषण करेंगे नियम कायदे, उनसे क्या करती है, आपकी बचाव करती है, संरक्षण करती है। संविधान का संरक्षक ही किसको कहा गया है, न्यायपालिका को। जो संविधान के तहत नियम कायदे हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको लागू ही कराने वाला कौन है, न्यायपालिका। ठीक है, इसमें आपको केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय है जो आर्टिकल 124 में है। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में संघ की न्यायपालिका में कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, इसकी जो फैसले होते हैं वो एज अ नियम कायदे की तरह यूज किए जाते हैं छोटे न्यायालयों में। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है। और बाकी आपका आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक बात करी गई है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जितने भी बजट पेश हो रहे हैं, आय व्यय, भारत की जो आय व्यय होती है यानी कितनी इनकम हुई और कितना खर्च हो गया राज्य में और केंद्र में, इनका काम होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष पेश करना केंद्र सरकार में। यदि राज्य सरकार का बजट है, मतलब आय व्यय का जो खर्चा है, कितना बजट पेश करा, कितनी आपकी आय हुई है, ये राज्यपाल को देंगे राज्य स्तर पर और राष्ट्रपति को देंगे केंद्र स्तर पर। ठीक है, इनका काम होता है देखना। मुंशी कहते हैं ना, मुंशी जी, घर पे मुंशी जी हैं, देख रहे हैं कितना खर्च हुआ कितना, वो मुंशी जी यही हैं। ठीक है, भारत के भी और हर राज्य के भी यही देखते हैं, अलग नहीं होता राज्य का। यही क्या होता है जो व्यवस्थाएं देखता है, आय व्यय का खर्च। ठीक है, तो ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताया है कम शब्दों में। अभी हम गहराई से एक एक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इनके बारे में डिटेल से आपको समझाया जाएगा। उसके बाद में संघ की विधायिका जिसमें आपका संसद है, संसद के 3 पार्ट हैं, तीनों के बारे में विस्तार से, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, और आपका है संघ की न्यायपालिका, इसमें आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे, क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं, क्या उसकी शक्तियों पर सीमाएं लगी हुई हैं। ठीक है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। उसके लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रेलर है, आपको क्या पढ़ना है अगली 4-5 क्लासों में वो आपके समक्ष है, ये समझना है। और एक बार आप इसको समझ गए तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, एक भी बात ऐसी नहीं रह जाएगी जो आपको ना पता हो। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आपने पढ़ लिया, आपसे कोई पूछा है किसी बारे में, हाँ पढ़ा है हमने, ये होता है, इसके बाद तुरंत जवाब दोगे आप। क्लियर है भाई? तो इसको आप पॉज करके आप नोट कर लें। फिर हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति से। ठीक है, पहले हम कार्यपालिका के बारे में राष्ट्रपति से पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, ठीक प्रकार से स्क्रीनशॉट लेने इसका। देखिए अब चर्चा करते हैं कार्यपालिका की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका। तो देखिए संघ की कार्यपालिका आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक कौन कौन इसमें अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी हैं। ठीक है, और क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। और भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं वाई आर्टिकल्स आपको बताऊंगा एक एक आर्टिकल के थ्रू। उसके बाद में राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग, उन सब के बारे में हमें डीप से चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए हम बात करते हैं वाई आर्टिकल्स। सबसे पहले मैं आर्टिकल्स की चर्चा करूंगा, उसके बाद में राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति कौन कौन हुए, क्या क्या राष्ट्रपति जुड़े हुए विवाद हुए, वो सारे मुद्दे आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, पहले हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, समझाएंगे एक एक आर्टिकल को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52। अगर पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया सीधा सीधा कि राष्ट्रपति का पद से संबंधित आर्टिकल या किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का पद मतलब व्यवस्था की गई है भारत में, तो आर्टिकल 52 यानी कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका से हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद लिया गया 24 जनवरी 1950 को, ये वहाँ से ऐड किया गया और पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान पद है, संवैधानिक प्रधान होता है वो। और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन है, भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। ठीक, ये आर्टिकल 52 से आपको जानकारी मिलती है सारी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 यानी कि आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका क्या होता है, अध्यक्ष। जो कार्यपालिका हम पढ़ रहे हैं यानी कि लागू करवाता है जो नियम कायदों को, उसका हेड कौन है, वो राष्ट्रपति है।
लेकिन देखने को हमें कौन मिलता है? प्रधानमंत्री। सारे काम देखे हैं आपने, योजनाएं आती हैं, नियम आते हैं, कानून आते हैं, तो प्रधानमंत्री हेड होता है, वही व्याख्यान करता है, ऐसा लगता है वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन जनरली बाय लॉ जो हमारी कार्यपालिका का हेड है वो कौन है? राष्ट्रपति। लगता कौन है हमको? प्रधानमंत्री। कोई नया कानून आ गया, प्रधानमंत्री। कोई योजना आई, प्रधानमंत्री। सब कुछ प्रधानमंत्री के ऊपर देखते हैं ना हम, लेकिन जनरली वो हेड होता नहीं है। हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आपने अगर क्वेश्चन पूछ लिया, कोई भी योजना आई, कोई भी ऐसे घुमा के पूछेगा जिससे कि आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री के पास चले जाए, नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका क्या होता है? अध्यक्ष। आर्टिकल 53 ही हमको क्या करता है? ज्ञात कराता है। आर्टिकल 54 इंपोर्टेंट है, 55 भी 54 भी। पहले 54 के बारे में चर्चा करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, वोटिंग होती है, वो 3 प्रकार के सदस्य वोटिंग करते हैं। सबसे पहले तो लोकसभा और राज्यसभा। मैंने अभी बताया आपको 552 और 250, 552 और 250 जो सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो 550 में आपके कितने होते हैं? 552 में कितने होते हैं? 2 जो मनोनीत होते हैं, और जो राज्यसभा में होते हैं वो 12 मनोनीत होते हैं। तो 238 राज्यसभा से मैक्सिमम, और 550 आपके कहाँ से? लोकसभा से। ये लोग ही वोटिंग कर सकते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। जो मैंने जैसे चर्चा करी कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। अब वो 2 लोकसभा से हटा दिए गए हैं, एंग्लो इंडियन जो होते थे उनके बारे में बताऊंगा अभी आगे। तो जो मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में वो वोटिंग नहीं कर सकते। वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ किसको होता है? जो निर्वाचित होकर आए हैं, जो जनता के द्वारा चुनकर आए हैं। ठीक है, जिनको मनोनीत कर रहा है राष्ट्रपति, वो वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो राष्ट्रपति के फेवर में वोट ना करते हैं, ऐसा कुछ मानता है। सेकंड, विधानसभा। जितनी विधानसभा होती हैं आपके जितने 28 राज्य हैं, इस समय 28 राज्य हैं, उन राज्यों की विधानसभा के जो एमएलए होते हैं वो भी क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, और थर्ड होता है आपका दिल्ली, पुडुचेरी और अब जम्मू और कश्मीर। पहले दिल्ली और पुडुचेरी थे, अब जम्मू और कश्मीर हो रहा है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेशों में 3, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति इस समय राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन प्रतिभाग करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा? तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को यहीं पे विधानसभा है। ठीक है, ये नया भी आपको, ये पहले राज्य था, अब केंद्र शासित राज्य बन गया, तो इसको मैंने ऐड कर दिया आपको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निर्वाचन से जुड़ा हुआ पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता कौन है? मतलब चुनाव कराता कौन है? तो ध्यान रखेंगे, भारत का निर्वाचन आयोग, जो भारत का निर्वाचन आयोग है वही कराता है क्या भाई? राष्ट्रपति का चुनाव। सेकंड, आपसे पूछा जाएगा पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव कब कराया गया? तो आप बच्चे ऑप्शन के टिक करेंगे 1950 के। साहब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो पहले कराया गया? नहीं, पहले उनको नियुक्त किया गया था। पहले उनको नियुक्त किया गया था। पहली बार जो चुनाव कराया गया वो कब कराया गया? 1952 में। इस बात को ध्यान रखेंगे सभी। राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त कर दिए गए टेम्पररी रूप से। ठीक है, लेकिन जो पहली बार वो निर्वाचित होकर आए, चुनाव में जीत कर आए, वो कब जीत कर आए? 1952 को। ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो पहली बार कराया गया है वो 1952 में कराया गया है। ठीक है, लेकिन अब राष्ट्रपति के चुनाव में होता क्या है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे वोटिंग होती है? ठीक है, तो उस वोटिंग के बारे में अभी हम बताएंगे कैसे, क्योंकि हर वोट की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, सभी वोट की वैल्यू बराबर नहीं होती। ठीक है, वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, हर वोट की वैल्यू अलग होती है, वहाँ वैल्यू चलती है। ऐसा नहीं है 10 वोट है 5 डाल दिए जीत गया, नहीं, वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है वोट कम मिले लेकिन उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा, कम ज़्यादा वोट वाला हार जाएगा। पता चलिए 10 में से 6 लेके मैं हार गया और 10 में से 4 लेके जीत गया, क्यों? उसके वोट की वैल्यू क्या थी? ज़्यादा थी। तो वोट की वैल्यू ज़्यादा होनी ज़रूरी है। ठीक, बराबर वाले केस में भी ऐसी हो जाता है। तो वो क्या प्रोसेस है अभी आप समझेंगे। ठीक है, निर्वाचन विधि क्या होती है वो समझेंगे, लेकिन अभी आप इसको पॉज करके क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको पॉज कर लें सारी जानकारी को। देखिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 55 की। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इससे आप समझ जाएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्णन है राष्ट्रपति के निर्वाचन विधि का। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि जब संविधान बना रही थी तो वो जानती थी कि जो राष्ट्रपति का पद है वो सर्वोच्च पद है। ठीक है, और सर्वोच्च पद के लिए ये जो हमारी प्रणाली होती है साधारण वाली चुनाव की, ये उसके लिए योग्य क्यों नहीं बैठेगी। सपोज दैट प्रत्याशी इतने ज़्यादा हो गए कि 100 वोट हैं और वहाँ पर 15-16 प्रत्याशी हो गए, ये मानकर चलिए। ठीक है, और पता चला कि 100 में से किसी को 10 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 15 मिले। हाईएस्ट व्यक्ति जो है वो 15 वोटिंग वाला आ गया,
15 वोट वाला। तो इसका मतलब ये हो गया यानी कि 100 लोगों में से 15 लोग जिसको पसंद करते हैं, मात्र 15 लोग, वो देश का सम्राट बन जाएगा। तो ये अशोभनीय बात है कि मात्र एक छोटी सी जनसंख्या इसको पसंद कर रही है, वो राष्ट्रपति बन गया, उस विचारधारा का राष्ट्रपति बन गया, जबकि राष्ट्रपति बड़े स्तर की सोच वाला बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो वोटिंग का सिस्टम है वो बदला गया, क्योंकि सर्वोच्च पद है। तो वो क्या प्रणाली है, ठीक है, जो निर्वाचन आयोग अपनाता है, किसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, वो आपको बताते हैं। तो देखिए, पहली बात तो 2 प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पर जो प्रतिभाग करते हैं, एक तो एमएलए और एक एमपी, ठीक है। एमपी राज्यसभा और विधान और लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो चुनाव करते हैं, और एक सभी राज्यों के और कुछ केंद्र शासित प्रदेश, मैंने आपको बताए थे, अब 3 हो गए हैं। वहाँ के जो एमएलए होते हैं, यानी कि विधानसभा जो होती है वहाँ की, ठीक है, जो वहाँ के सदस्य होते हैं वो आकर चुनाव करते हैं। तो एक विधानसभा और एक संसद के सदस्य हैं, ठीक है, सभी राज्यों के विधानसभा और दोनों सदन जो है संसद के, उसके सदस्य। तो उनके वोटिंग का अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। संसद के सदस्य की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। अब वो कैसे निकाली जाती है, ठीक है, और प्रत्येक राज्य के एमएलए की वोटिंग की वैल्यू भी समान नहीं होती, अलग अलग होती है। अब प्रीफरेंसी तो नहीं होती है वहाँ पर कि पहला प्रीफरेंसी हमने इनको चुना, सेकंड इनको चुना, तो वो मतलब उसकी वोट की वैल्यू वो काउंट हो जाएगी। जिस पर वोट की वैल्यू ज़्यादा होंगी वो विजयी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये नहीं है कि सिर्फ एक बहुत न्यूनतम चुनाव की जो संख्या है चुनाव मतदाताओं की वो उसको चुन रहे हैं, एक बड़े स्तर पर प्रीफरेंसी रखी जाएगी, ठीक है। तो क्या है सिस्टम, देखते हैं। जो पद्धति है ये पूछा गया है, निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि समान रूप से सभी को एक व्यक्ति जो है सभी जितने भी यहाँ पर निर्वाचन आयोग है सबको वोटिंग कराएगा, लेकिन किस प्रकार से, सॉरी, निर्वाचन जो कैंडिडेट है उनको वोटिंग कराएगा, लेकिन किस प्रकार से व्यवस्था समझते हैं। विधानसभा का जो एमएलए होगा उसकी वोटिंग जो होती है तो वो जिस राज्य से आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी पीसीएस में, सीधा सीधा यही ऑप्शन रखे हुए थे सारे, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो 2003 के पीसीएस में आया था, जो राज्य की जनसंख्या होती है उसको भाग दिया जाता है वहाँ के एमएलए से, और एमएलए वो जो निर्वाचित होकर आए हैं, मनोनीत नहीं, क्योंकि एक एमएलए मनोनीत भी होता है राज्यों में, तो उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो राज्य की विधानसभाओं के यानी कि एमएलए की संख्या और गुणा 1000, इससे जनसंख्या को भाग दी जाती है, और जनसंख्या को भाग देने से जो वैल्यू बनती है वो उस राज्य के एमएलए के वोट की वैल्यू है। अगर वो वोट डालता है तो उतने पॉइंट उसके खाते में चले जाएंगे, ठीक है। अब संसद का जो सांसद होता है, यानी कि एमपी जो होता है, लोकसभा राज्यसभा का, इनकी वोटिंग क्या होती है, जितने भी विधानसभा के विधायक आएंगे, ठीक है, सभी विधानसभाओं के जितने राज्य हैं, केंद्र शासित और राज्य दोनों, इनको इनके संख्या को नहीं, इनकी जो वैल्यू बनती है, वोट वैल्यू, यहाँ से जो बनती है वोट वैल्यू, उत्तर प्रदेश के विधायकों की वोट वैल्यू अलग होगी तो सबकी वोट वैल्यू जोड़ ली, उत्तराखंड के विधायकों की वोट वैल्यू अलग होगी, उनकी वोट वैल्यू जोड़ ली, सबके वोट की वैल्यू जोड़कर यहाँ रख दी जाती है। उसको सांसद, यानी कि जो 552 ये और 250 वो दोनों को जोड़कर क्या कर दी जाती है, भाग कर दी जाती है, तो बनती है किसकी वैल्यू, सांसद की, एमपी की। तो 2 प्रकार से फॉर्मूला है वोटिंग का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले पूछा गया था सीधा सीधा। इसी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय प्रणाली, ठीक है। और चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, आप सभी जानते हो। आप क्या राष्ट्रपति के लिए चुनाव कर रहे हो, जहां चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं होता वहां अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आपने किसको वोट करा, एमपी को करा, एमएलए को करा, और एमपी एमएलए किसको निर्वाचित कर रहे हैं, राष्ट्रपति को। तो ये कैसा चुनाव हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। सेकंड, इसमें एक फॉर्मूले में ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया था कथन निष्कर्ष में, यदि हम डिवाइड करते समय शेषफल आधा आ जाए तो क्या रखेंगे। देखो, यदि आधे से कम है तो इसको गिना नहीं जाता है, लेकिन आधा या आधे से ज़्यादा है तो उसको 1 माना जाएगा। जैसे 0.5 आ गया तो 0.5 को 1 माना जाएगा, 0.5 से ऊपर है तो उसको भी 1 माना जाएगा, उससे कम को क्या माना जाएगा, कुछ नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है पॉइंटों में कहानी जाएगी, पॉइंटों में कहानी नहीं जाती है, ठीक। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था 2017 में, आपको बता दें, कथन निष्कर्ष में आया तो मैं आपको बताता हूँ, वैसे करंट का क्वेश्चन है ये, जो 15वें राष्ट्रपति चुनाव हुए थे 2017 में, ठीक है, जिसके लिए आपके जो महामना आपके रामनाथ कोविंद जी निर्वाचित हुए थे, तो उसमें 4896 मतदाता थे। कुल कितने थे, यानी कि सभी विधानसभाओं के लगा करके और आपके क्या कहते हैं सांसद वगैरह सब टोटल मिलाकर कितने मतदाता थे, 4896। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ गए होंगे वोट कैसे किस प्रकार से होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम एमएलए एमपी को चुनते हैं, वो जाकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। और किस प्रकार से होता है, वोट जो पड़ता है तो वोट काउंट नहीं होता, वोट की वैल्यू काउंट होती है। और प्रत्येक वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, फॉर्मूला है। अगर आप एमएलए हैं तो आपकी वोट की वैल्यू कैसे होगी, आपकी राज्य में जनसंख्या कितनी है, एमएलए कितने हैं, उनसे भाग कर दो, 1000 से नीचे गुणा कर दो, ठीक है।
तो बन जाएगी आपकी वैल्यू। आप वोट डालोगे तो आपकी 100 150 जो भी वैल्यू है वो काउंट होगी। ऐसे ही एमपी की होती है, ठीक है। तो वोट वैल्यू काउंट होती है, और जिसकी वोट वैल्यू ज़्यादा बन जाती है, जिस जो भी वहाँ पर मतलब खड़ा हुआ उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार की वोट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा वही क्या बन जाता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया है भारत का निर्वाचन आयोग कराता है, ये पद्धति है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, पॉज करके। देखिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 56, ठीक है। अभी हमने आर्टिकल 55 की बात करी कि निर्वाचन विधि क्या है, ठीक है। मैंने पूरी प्रोसेस बताई किस प्रकार से वोट होता है, वोट की वैल्यू होती है वहाँ पर, ठीक है। जो आम चुनाव होते हैं जनरली उनमें वोट की वैल्यू नहीं होती, वोट ही काउंट किया जाता है, ठीक। क्या डिफरेंस है, सारी बातें देखिए। मैं यहाँ पर जो मुद्दा ये डिस्कस चल रही है सारी बात, कुछ बच्चों को ये हो गया सर आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल तो पूछे नहीं जाते। मैं आपको बता दूं आर्टिकल कम पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते, लेकिन आर्टिकल के साथ जो बातें बताई जा रही हैं वो पूछी जा रही है ना, आप उस पर फोकस करिए। और मैं साथ ही साथ आर्टिकल्स के नीचे वो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए कोई से भी एग्जाम का उठा करके, आपको क्वेश्चन आराम से हो पाएगा। जो सारी बातें बता रहा हूँ, अब आर्टिकल है देखो, इनके बारे में जानकारी है, तमाम क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे। ये आपको नॉलेज है तो उन क्वेश्चन को आप सिंपली कथन निष्कर्ष में पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं। अब वो बातें हैं तो निहित आर्टिकल्स में ही, कोई अलग किसी अधिनियम में लिखी हुई नहीं है। वो बातें जो राष्ट्रपति से मतलब संदर्भित हैं, या फिर वो आपके नीति निर्देशक तत्वों से संदर्भित हैं, मौलिक अधिकार से संदर्भित हैं, वो सारी बातें वो आर्टिकल्स में तो समाहित हैं। उनको अलग से किसी अधिनियम में नहीं पढ़ा गया, वहीं से पढ़ा गया, वहीं से एक्सप्लेन करना है क्या क्या बातें हैं, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि किस आर्टिकल में, ज़्यादातर आर्टिकल्स की चर्चा नहीं करता, बात की चर्चा करता है। मैं अभी क्वेश्चन देखो पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। जैसा पहला क्वेश्चन है आपका जो आर्टिकल आपका 56 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति जब से शपथ लेता है, शपथ से उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अब ये एक लाइन बना दी। दूसरा आपका पहला निष्कर्ष दे दिया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ से लेकर 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया, क्या वो 5 वर्ष से अधिक तक रह सकता है उसका कार्यकाल? 2 आपको कथन दे दिए। आपने सोचा पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, लेकिन आपने यदि इसको पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप समझ जाओ क्या मसला है पूरा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये बात समझ जाओगे तो कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा कार्यकाल से जुड़ा हुआ। आपको बता दूं, जब वो शपथ ग्रहण करता है, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक का ही कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, लेकिन वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कोई उम्मीदवार चुनकर नहीं आ जाएगा, जो उसका उत्तराधिकारी है, अगला राष्ट्रपति बनने का जो उम्मीदवार है, जो चुनकर निर्वाचन आयोग से वोटिंग के द्वारा जो निर्वाचित होकर आएगा, यदि वो नहीं आता जब तक, तो वो अपने पद को मतलब नहीं छोड़ सकता। आपको बता दें, राष्ट्रपति का जो पद है वो सूना नहीं रहता है, ऐसा अशुभ माना जाता है। तो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि वो पद कभी भी खाली नहीं होगा। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही राष्ट्रपति की डेथ हो गई, चाहे वो जाके हुसैन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, इनकेस उनकी डेथ हुई पद पर रहते हुए, तो तुरंत ही जो उपराष्ट्रपति था उसने किस पद का राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल लिया, ठीक है। और अब एक टाइम ऐसा आया था, मैं आपको बता दूं कि जब फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हुई थी तो वीवी गिरी बना दिए गए थे, और जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बना दिए गए तो वीवी गिरी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति एंड राष्ट्रपति पद को इस्तीफा दे दिया। अब कंडीशन क्या बनी, जो राष्ट्रपति था उसकी डेथ हो गई और उपराष्ट्रपति पहुंचा, वो भी हट गया, तो फिर कौन बनेगा? तो वहां पर ये व्यवस्था की गई कि ऐसी कंडीशन में, पहली बार वो कंडीशन मतलब उभर कर आई, इससे पहले सोचा नहीं था ऐसा। ये सोचा था राष्ट्रपति अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उपराष्ट्रपति है, करें, उपराष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, तो फिर क्या करेंगे? तो जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश थे उस समय एम हिदायतुल्लाह थे, तो उन्होंने क्या करा, राष्ट्रपति का पद का कार्यभार संभाला, यानी कि कभी पद खाली नहीं रहेगा। तो यही यहाँ से बातें आपके समझ में आई होंगी, कई बातें आपको मिल गई इस आर्टिकल से जुड़ी हुई। पहली बात, 5 वर्ष तक का कार्यकाल है, लेकिन जब तक उम्मीदवार नहीं आ जाएगा तब तक वो अपने पद को नहीं छोड़ेगा। चाहे 10 साल अगर आपने चुनाव नहीं कराया तो वो एक राष्ट्रपति 10 साल तक बना रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा पद, वो तब छोड़ेगा जब नेक्स्ट व्यक्ति आ जाएगा। तो ये सारी बातें आप कंप्लीट, इसके बारे में कार्यकाल से जुड़ी कंप्लीट जानकारी आपको वही क्या क्या होता है। 5 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कंडीशन क्या है कि जब तक उम्मीदवार नहीं आएगा, ठीक है। कम भी हो सकता है, क्यों? अगर उसकी डेथ हो जाए, कोई कारण से इस्तीफा दे दे, तो फिर उपराष्ट्रपति बन जाएगा। उपराष्ट्रपति अगर हट जाए तो कौन बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर हो गई बातें? अब देखिए नेक्स्ट, इससे बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। नीचे कह देगा राष्ट्रपति से संदर्भित निम्न बातें बताइए कौन सी सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो एक बात ये भी लिख देगा, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान। अब पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान जरूरी नहीं है इसको आर्टिकल्स में पूछेगा, साहब आर्टिकल 57 में क्या ये आप बताओ,
तो आर्टिकल 57 से नहीं पूछेगा। ऑप्शन कथन में उसमें दे रखा होगा। क्या ये राष्ट्रपति संबंधित सही है कि राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा चुना जा सकता है भारत में? क्या राष्ट्रपति सिर्फ 4 बार चुना जा सकता है, या राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है? तो ये जानकारी जो देगा वो कौन देगा? आर्टिकल 57 देगा। ये जानकारी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। आर्टिकल 57 में ये व्यवस्था है, ये बहुत कम पूछा जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो आपको बता दें कि भारत में जो आर्टिकल 57 प्रावधान कराता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित, यानी कि कितनी भी बार, मैं आपको बता दूं, भारत में अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया और वो हर बार पर्चा भरता है और हर बार जीत जाता है, तो वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब तक वो जीतता रहेगा तब तक वो क्या बनेगा? राष्ट्रपति बनेगा। संविधान में बाकायदा ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 57 में। ठीक है, देखो लिखा है मैंने कि एक व्यक्ति भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, जबकि जहाँ से राष्ट्रपति का पद लिया गया, कहाँ से लिया गया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद लिया गया। वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ कितनी बार? 2 बार। 2 बार के बाद आप पर्चे ही नहीं भर सकते राष्ट्रपति पद के लिए। देखा, बराक ओबामा 2 बार बने, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप हैं, यदि ये 1 बार और बन जाते हैं तो फिर इसके बाद इनकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी, राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ये व्यवस्था है। तो वहाँ से हमारे ये भिन्न हो गई। तो क्वेश्चन बना सकता है कि अमेरिका में 2 बार बन सकता है, ये सही है या नहीं है, या फिर क्योंकि राष्ट्रपति के बाद वहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये नॉलेज दे दी गई कि भारत में कितनी बार, अमेरिका में 2 बार। क्यों अमेरिका? क्यों फ्रांस के राष्ट्रपति की चर्चा क्यों नहीं करी? क्योंकि मेरे भाई हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो उससे रिलेवेंट बात पूछ सकता है एग्जाम में। अब इसको पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो गई, ठीक है, कि भारत में कितनी बार बन सकता है, अमेरिका में 2 बार बनेगा। बस ये बात पता, तो मैं कैसे पूछ ले घुमा के वो हम बता देंगे ये कथन सही है और ये कथन क्या गलत है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 58। इसमें क्या? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, यानी कि अर्हता क्या है, योग्यता क्या है राष्ट्रपति के लिए। तो सारी पॉइंट मैंने खोल दिए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए, पहली प्रेफरेंसी। ठीक है, अगर आपको यही नहीं है तो आप उम्मीदवार के लिए पर्चा नहीं भर सकते। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। थर्ड, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, लेकिन लोकसभा के लिए आयु कितनी होती है? 25। लेकिन यहाँ पर आयु को उन्होंने अलग से मतलब आपको एक्सप्लेन किया कि कम से कम उसकी 25 नहीं, कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष से कम आयु का है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना। अब आएगी प्रोसेस क्या होगी? ये तो योग्यता हो गई। देखिए अब तक मैंने बताया राष्ट्रपति का पद क्या है, चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, चुनाव कैसे होता है, ठीक है, आपका कार्यकाल क्या होता है, ठीक, और आपके पद के लिए योग्यता क्या है। लेकिन अब प्रोसेस कैसे, पर्चा कैसे भरा जाएगा इसका, उसकी मैं चर्चा करूंगा अभी आपको। ठीक है, कौन कौन पर्चा कैसे भरा जाता है, कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक, कितनी जमानत राशि जमा की जाती है, जमानत राशि जब्त कब हो जाती है। तो इनसे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि साहब कितनी अनुमोदक, कितने प्रस्तावक, जमानत राशि जब्त कब हो जाती है। ये बातें आपको बता रहा हूँ संविधान के साथ साथ मैं पूरी पॉलिटी कवर कर रहा हूँ राष्ट्रपति की। ठीक है, आर्टिकल्स के थ्रू सिक्वेंस में, और सारी बात तो समझ में आए, इसलिए क्वेश्चन आर्टिकल से नहीं बनेगा। यही बात पूछ लेगा कौन कौन सी राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, बस ये पूछेगा, आर्टिकल को वैसे छुपा देगा, पूछेगा नहीं। मतलब कोई एग्जाम से पूछ लेगा कहाँ पे हैं योग्यताएं बनने, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन ए ये होना चाहिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी कोई नया रख देगा। आपको ये चारों पांचों बातें पता हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं जानकारी को। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है, सारी योग्यताएं मैंने लिख दी। यदि आप या कोई भी वो सारी योग्यताएं रखता है तो वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकता है, वो चुनाव कर सकता है, चुनाव में प्रतिभाग कर सकता है। अब चुनाव में प्रतिभाग कैसे होगा आपको बताएं, आप राष्ट्रपति पद के लिए जा रहे हैं, 35 साल की उम्र हो चुकी है, सारी बातें मैंने नोट करा चुका हूँ। ठीक है, वो सारी योग्यताएं, तब आप जाएंगे, आप पर्चा भरेंगे, नामांकन करेंगे। ठीक है, अब नामांकन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक। आप जिस सदन से भी पर्चा भर रहे हैं आपको 50 प्रस्तावक संसद में जाकर और 50 अनुमोदक लेने होंगे। प्रस्तावक जो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और अनुमोदक जो आपसे सहमत हैं। ठीक है, 50 लोग आपको प्रस्तावित कर रहे हैं कि ये भर रहे हैं साहब, ठीक है, और 50 सहमत कर रहे हैं कि हाँ सही है, ठीक, तो वो होने चाहिए आपके। और आपको भारतीय रिजर्व बैंक में कितने रुपए जमा करने होंगे, 15,000 रुपये। ध्यान रखेंगे किस बैंक में, भारतीय रिजर्व बैंक के कितने रुपए, 15,000 रुपये। वो राशि जमा क्यों करी जाती है, आपने पर्चा भर दिया, आपके पास योग्यताएं थी जो मैंने बताई, आपको 50 प्रस्तावक मिल गए, 50 अनुमोदक मिल गए, 100 सदस्य आपको सपोर्ट में मिल गए। ठीक है, आपने पर्चा भर दिया, 15,000 रुपये जमा कर दिए, ठीक है, बैंक में, आपने उम्मीदवार बने, आप वोटिंग हुई। अब जितने भी मत पड़े टोटल,
ठीक है। जितने भी टोटल, जैसे 4896 पढ़े थे मैंने बताया था अभी, वो टोटल मत पढ़े, उनका 1/6 आप नहीं ले पाए, यानी कि 6 से भाग करते हैं तो जो बनते हैं वो आप नहीं ले पाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपके जो 15,000 रुपये जमानत राशि, यानी जो रुपए आपने जमा कर रखे हैं बैंक में, वो जब्त हो जाएंगे, वो आपको वापस नहीं दिए जाएंगे। ये होता है जमानत राशि का मीन, समझ रहे हो, कि वो 15,000 रुपये राशि जमा हो जाएगी, और यदि आप 1/6 से ज़्यादा वोटिंग करके चाहे हार गए भले से, लेकिन 1/6 से ज़्यादा वोट आपको मिले हैं तो वो आपको 15,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और यदि आप 1/6 से ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाएँ तो फिर वो क्या है, वो आपकी राशि बैंक में जमा रहेगी, सरकार के पास चली जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, 1997 यानी कि 1997 से पहले ये व्यवस्था अलग थी। उस समय 10 प्रस्तावक जो आपको प्रस्तावित करेंगे, 10 अनुमोदक जो आपसे सहमत होंगे, और मात्र 1500 रुपये जमानत राशि थी 1997 से पहले। लेकिन 1997 में क्या कर दी गई, चेंज कर दी गई, 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक हो गए, और आपके क्या कहते हैं 15,000 रुपये हो गए भारतीय रिजर्व बैंक में। तो उम्मीद करता हूँ सारा नामांकन से जुड़ा किस्सा आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे क्वेश्चन कई पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं इससे, कि साहब किस वर्ष के बाद 50-50 अनुमोदक की व्यवस्था कर दी गई, 1997 के बाद। पहले क्या थी, इससे पहले 10-10 थी। ठीक है। आपकी जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपये। जमानत राशि किस बैंक में जमा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक में। ये सारी बातें हमको तभी पता होंगी तब आपने पढ़ लिया होगा, अन्यथा आप अनभिज्ञ रह जाओगे इन बातों से, और आप पता ही नहीं, कोई भारतीय स्टेट बैंक लगाएगा तो कोई सिंडिकेट बैंक लगाएगा, कोई बैंक लगाएगा। ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक राशि आप तुक्का मारोगे तो 15,000 रुपये आपको फिक्स बता दी गई। ठीक है। 1997 में क्या परिवर्तन हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 59, राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं या शर्तें। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, इसके बारे में आपको इतनी बता देता हूँ कि आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है वहाँ इसका कार्यालय होना चाहिए, आपके सर्वोच्च न्यायालय के समीप। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के समीप होना चाहिए। और कुछ पॉइंट और है मैं जो मैंने यहाँ पर चर्चा करी है, कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अगर सदस्य है, सदस्य छूट जाती है उसकी, जैसे जैसे नहीं वो राष्ट्रपति है और वो लोकसभा का सदस्य भी है, या राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य भी है, तो ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति कभी भी सदन के किसी भी सदन का सदस्य, ना ही विधानमंडल यानी कि जो राज्य में होती हैं, और ना ही केंद्र में संसद, किसी का भी सदस्य नहीं होता है। ठीक है। संबोधन करता है संसद में जाकर के। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति वेतन एवं भत्ते एवं सरकारी आवास का भोगी होगा, यानी कि उसको सुविधाएं दी जाती हैं, वेतन भी दिया जाता है, भत्ते भी दिए जाते हैं, सरकारी आवास जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं वो भी इसको दिया जाता है, सारी सुविधाएं वो भोग करता है, उसको सुविधाएं दी जाती हैं। लास्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते में कमी नहीं की जा सकती आफ्टर अपॉइंटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट के बाद में कभी भी राष्ट्रपति के वेतन या भत्ते में हम कमी नहीं कर सकते, चाहे वो कैसी ही कंडीशन है। चाहे सबके वेतन काट लिए जाएंगे, सबके वेतन में कमी हो जाएगी वित्तीय आपात फाइनेंशियल प्रॉब्लम के तहत, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में कभी भी कमी नहीं की जाएगी। ये भी बात ध्यान रखना। तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर लें, पॉज करके सारी जानकारी को आप नोट कर लें, और फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है। इसको पॉज कर लेंगे अच्छी प्रकार से। देखिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 60, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में प्रावधान है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। शपथ से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए शपथ ग्रहण क्या है, सबसे पहली बात कौन शपथ दिलाता है। तो आपको बता दें कि जो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अब दूसरी बात कि यदि वो ना हो, फिर सपोज दैट वो किसी भी कारणों से अपने पद पर इस समय नहीं है। ठीक है। कौन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसी कंडीशन में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके बाद, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस समय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य। तो उन 33 में से एक तो मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठ होगा। तो अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो बाकी 33 में जो वरिष्ठ होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। पहली बात, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक, पहली बात ये क्लियर हो गई। और फिर क्या शपथ होती है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत
अपर लेवल पे पूछा जाता है, लेकिन मैंने इसको लिखवा दिया पूरा कि अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा में और कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये सारी रिलेवेंट बातें मैंने शपथ से पहली बात तो शपथ किस आर्टिकल्स में, 60 में। शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, क्या शपथ होती है ये आपके सामने लिखा हुआ है। अपर लेवल पे पूछ लिया जाता है, आपको ऑप्शन बना देगा 1 2 3 के निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित नहीं है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, कुछ किताबों में नहीं दिया होता है तो आपको मैंने नोट करा दी है सारी बात। ठीक है, सेकंड बात, यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 जो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस, महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रही होगी सर महाभियोग क्या है, नए बच्चे बैठे हुए महाभियोग है क्या। तो आपको बताते हैं राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाभियोग। यानी कि राष्ट्रपति को एवं नहीं हटाया जा सकता। क्या भाई कल वो कह देगा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अब घर बैठी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हटाने के लिए पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, जो प्रोसेस संसद में चलती है, संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, वहां पर वो प्रोसेस चलती है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया काफी लंबी प्रोसेस होती है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। तो महाभियोग एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो वर्ड क्या एक्सप्लेन करता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया यहाँ पर। ठीक है, अब वो क्या प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, पूरा आपको ब्यौरा समझाऊंगा कि इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है, क्या प्रोसेस होती है पूरी, कैसे हटाया जाएगा राष्ट्रपति को, हटाए जाने का नाम क्या है? महाभियोग। और इसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 61 में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है। जानते हैं इम्पीचमेंट क्या है, महाभियोग क्या है, पहले मैं समझाऊंगा, फिर जो मैंने ये आसान भाषा में इसको लिखा है इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम बाकायदा चित्रीकरण से समझ लेते हैं सारी बातें। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बताया कि इसमें कौन कौन लोग भाग करते हैं। एक तो हमारी संसद के जो दोनों सदन होते हैं, संसद के दोनों सदन। ठीक है, एक तो लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा। इन्होंने भी क्या करा? मतदान किया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे इनके कौन से सदस्य थे, आपको बता दें निर्वाचित। कैसे? निर्वाचित, यानी कि इसमें भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? जो मनोनीत थे। मनोनीत ने वोटिंग नहीं की राष्ट्रपति चुनाव के लिए। दूसरे क्या थे? राज्य की विधानसभाएं, जो एमएलए होते हैं इनको हम बोलते हैं एमपी। ठीक है, विधानसभा सदस्य, एमएलए जिनको हम कहते हैं। ठीक है, और ये भी कैसे होने चाहिए? निर्वाचित। तीसरा क्या हुआ? केंद्र शासित प्रदेश। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं इस समय। ठीक है, एक आपका दिल्ली, एक पुडुचेरी और एक आपका जम्मू कश्मीर। इनके भी कैसे सदस्य हैं? निर्वाचित। यहाँ तो शायद ये मनोनीत होता होगा एक आधा। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्य ही प्रतिभाग करते थे किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति निर्धारित हो गया, लेकिन महाभियोग में कौन कौन भाग करेंगे और कैसे प्रक्रिया बढ़ेगी, अब उसको आपको अच्छी प्रकार समझ में आएगा। तो राष्ट्रपति चुनाव में समझ गए 3 प्रकार के लोग थे, एक तो संसद दोनों लेकिन निर्वाचित, और राज्य के एमएलए जो होते हैं सभी राज्यों के 28 के, और जो केंद्र शासित विधानसभा है वहाँ के एमएलए। ठीक है, ये सब वोट कर देते किसमें? राष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति को बनाना था, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाना हो तब क्या क्या प्रक्रिया होगी, अब उसको समझते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, देखिए होता क्या है, जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो संसद के 2 पार्ट हैं, मैंने आपको बताया, एक तो लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। इसमें मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। तो जब
राष्ट्रपति हटाना है तो पहली बात उस पर आरोप पता होना चाहिए। आरोप कैसे कि उसने गैर संवैधानिक काम करे हों, राष्ट्रपति ने ऐसे कुछ कार्य कर दिए हों अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कि जो क्या हो, गैर संवैधानिक हो। तो उन सारे आरोपों को एक पर्चे पर लिख के पहले वो किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। चाहे तो वो उसे हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा में। पेश कौन करेगा? वही सांसद। जैसे यहाँ पे जो 552 सदस्य बैठते हैं और यहाँ पर कितने बैठते हैं? 250। तो कोई एक सांसद ये प्रस्ताव लेके आएगा कि साहब ये राष्ट्रपति ने ये गैर संवैधानिक काम करे हैं, ये हटने चाहिए। चाहे तो कोई यहाँ का 250 में से एक, चाहे 552 में से एक, कोई भी एक सांसद पेश करेगा, उन आरोपों को एक पेपर पे लिख देगा। ठीक है, वो पेपर जो है यहाँ पर यदि 1/4 लोगों के साइन है तब तो उसको मतलब स्वीकार करा जाएगा, हाँ ये रखना चाहिए। यानी कि अगर वो लोकसभा में रखा जा रहा है तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों के उस पर क्या होना चाहिए? साइन, तब वो प्रस्ताव रखा जाएगा। राज्यसभा में है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के उस पर साइन होने चाहिए, तब वो रखा जाएगा, तब उस पर वोटिंग कराई जाएगी। मान लिया 1/4 से ज़्यादा लोगों ने साइन कर दिए, तब उसको रखा जाएगा, उस पर वोटिंग करी जाएगी कि हाँ भाई आप कितने लोग सहमत हैं। तो आपको बता दूं, अगर मान लो लोकसभा शुरुआत हुई, लोकसभा के एक सांसद ने रखा प्रस्ताव, 1/4 ने साइन कर दिया, तब उस पर वोटिंग कराई जाएगी और 5 जितने भी सदस्य होंगे, तो देखिए जैसे इस समय हमारे यहाँ 545 सदस्य हैं, तो इसका तो बहुमत उपस्थित होना चाहिए लोकसभा में। ऐसा ना उपस्थित 4 लोग हैं और 4 लोगों में प्रस्ताव पारित कर लिया, 4 लोगों में से 3 ने हाँ कह दी और खत्म। नहीं, जितने सदस्य हैं उनका कम से कम बहुमत होता है आधे से ज़्यादा, वो लोग प्रेजेंट होने चाहिए यहाँ पर। और जो प्रेजेंट लोग हैं उनके 2/3 सदस्य, यानी कि यदि आपके कह सकते हैं आपके 10 हैं तो 10 का आप क्या निकाल लेंगे? 2/3 निकालेंगे, यानी 100 का 66। 100 में से 66 लोग उसको जब कह देंगे कि हाँ ये सही है, तब वो प्रस्ताव यहाँ से क्या माना जाएगा? पारित। और जब यहाँ से पारित हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? दूसरे सदन में। अब वो प्रस्ताव दूसरे सदन में रखा जाएगा और यहाँ के लोग भी क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे, उसकी जांच करेंगे, उनको लगता है हाँ ये आरोप सही है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग इसको जितने भी प्रेजेंट हैं, पहली बात तो बहुमत से प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि आपके 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पे होने चाहिए टोटल संख्या का। और उन 50% में से 2/3 उसको क्या करते हैं? सहमति करते हैं। 100 में से 66 लोग उसको क्या करते हैं? सहमति करते हैं। तो वो यहाँ से भी प्रस्ताव क्या माना जाएगा? पारित। और जैसे ही दूसरे सदन से प्रस्ताव पारित होगा तो तुरंत उसी डेट से राष्ट्रपति को अपने पद से क्या होगा? हटना होगा। ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, कुछ अन्य फैक्ट हैं वो आपको बताता हूँ जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या क्या बातें हैं। ठीक है, पहली बात, जब ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा, इस पर वोटिंग करी जाएगी, तो इससे 14 दिन पहले, इस प्रस्ताव को रखने से 14 दिन पहले क्या करा जाएगा? राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि हाँ भाई आपके खिलाफ ये प्रस्ताव रखा जाएगा। 14 दिन बाद आप क्या करें भाई? आपको जो करना है वो करें। ठीक है, और राष्ट्रपति आकर के क्या कर सकता है? अपने प्रतिनिधित्व शामिल कर सकता है, वो बोल सकता है इसके बारे में, अपनी बात रख सकता है कि साहब ऐसा नहीं था, ये गलत आरोप है, अपनी बात रख सकता है इनके पास आकर के। है ना, कुछ कर रहे हैं, कुछ बोल ही ना रहे आकर के, वो आएगा लोकसभा में कहेगा भाई साहब ऐसा नहीं है, गलतफहमी हो गई है। राज्यसभा में आएगा, साहब ऐसा नहीं है, गलतफहमी है मेरे खिलाफ, मतलब वो अपना प्रतिनिधित्व कराएगा स्वीकार। ठीक है, तो ये सारा किस्सा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो लिखवाया है उसको समझाता हूँ। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं, यानी कि चाहे लोकसभा से और चाहे राज्यसभा से। ठीक है, इन आरोप पर सदन के 1/4 सदस्य हैं, जिस सदन में आरोप लगाए, चाहे इसमें लगाए गए हैं लोकसभा में, चाहे राज्यसभा में लगाए गए हैं, 1/4 सदस्यों के उस पर क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा या देना चाहिए। ठीक है, आपको नोटिस पहुंचाना होगा कि आपके खिलाफ क्या लगाया जाएगा? महाभियोग लगाया जा रहा है, आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, और महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है। यदि यहाँ से प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर, और यहाँ से प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर भेजा जाता है। जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए दूसरे सदन को, और राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार है। वो बोल सकता है, अपने लिए सफाई पेश कर सकता है कि आरोपों को अपने गलत साबित कर सकता है। ठीक है, और जैसे ही दूसरे सदन में भी क्या होगा? 2/3 से बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से क्या होगा? हटना होगा। ठीक है, तो उसे अपने पद का त्याग करना होगा। और आपको बता दें ये महाभियोग संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य, मैंने आपको अभी बताया था चुनाव में सिर्फ इनके क्या थे? निर्वाचित थे, लेकिन यहाँ पर टोटल सदस्य वोटिंग कर सकते हैं, नामांकित वाले भी। नामांकित यानी कि जो नामांकित किए जाते हैं वो प्लस निर्वाचित, समझ रहे हो?
दोनों ही लोग भाग कर सकते हैं। जो 12 राज्यसभा में और 2 इसमें करे जाते हैं, ठीक, इसमें तो करे जाते थे, उसमें अब भी करे जाते हैं, तो वो लोग वोटिंग कर सकते हैं किस पर, महाभियोग, जब महाभियोग लगाया जा रहा हो। लेकिन जब निर्वाचन होता है, जब राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो वहाँ पर नामांकित लोग क्या करते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं। आगे बात समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगली, महाभियोग में भाग ले सकते हैं राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। यानी कि जो एमएलए थे सभी राज्यों के और 3 कैंसर से राज्यों के जो एमएलए आ रहे थे, वो निर्वाचन में भाग ले रहे थे जब वोटिंग की जा रही थी राष्ट्रपति को बनाने के लिए। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के ही सदस्य भाग लेते हैं। अन्य किसी राज्यसभा, ठीक है, राज्य की विधानसभा, सॉरी राज्य की विधानसभा या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य प्रतिभाग नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ किसके करते हैं, संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा, और सारे के सारे सदस्य जो निर्वाचित होकर आए हैं वो भी, और जो राष्ट्रपति ने मनोनीत करे हैं वो भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भाग थी। दूसरा पॉइंट सबसे लास्ट के, अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है भारत में, तो ऑप्शन होगा कोई भी नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, भारत में एक बार एक गवर्नर जनरल पर लगाया गया था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। मैंने आपको पढ़ाया था भारत का संवैधानिक विकास। जिसने ना पढ़ा हो वो तुरंत जाए प्लेलिस्ट में और क्लास 1 to 3 अटेंड करे, सारी बात उसको समझ में आ जाएगी। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग कौन था, क्या सारा मसला था। तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। निर्वाचन कैसा होता है राष्ट्रपति का, इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, एक एक शब्द मैंने आपको व्याख्यान कर दिया है, बहुत सिंपल भाषा में आपको नोट कराया है। इसको नोट कर लें सभी, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लें। देखिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 62, अनुच्छेद 62, आर्टिकल 62। इसमें क्या प्रावधान है, देखिए, राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, यानी कि जब राष्ट्रपति पद को त्यागता है या छोड़ता है या उससे छीना जाता है महाभियोग के द्वारा, ठीक है, उसे हटाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या तरीके रहेंगे कि उस पद को कैसे भरा जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति का पद सूना अशुभ माना जाता है, यानी कि वो पद हमेशा क्या रहना चाहिए, शोभा में रहना चाहिए, उस पर कोई ना कोई विराजमान रहना चाहिए राष्ट्रपति पद के रूप में। ठीक है, वो सूना अशुभ माना जाता है। किसी भी देश के लिए उसके सम्राट का पद सूना हो, पहले भी देखते थे, ठीक है, एकदम राज्य तलक कर दिया जाता था। कोई अगर डेथ हो जाती है किसी की या किसी कारण से राजा नहीं रहता, ठीक है, जिससे कि कोई दूसरा देश आक्रमण न कर दे। आज ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसको प्रचलन बनाते हुए ये बातें रखी गई हैं हमारे संविधान में। अब क्या क्या प्रावधान है, पहला, यदि पद रिक्त होने का कारण कार्यकाल समाप्त होना है, यानी कि यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, पद रिक्ति के 6 महीने पहले से ही आपको क्या करना है, चुनाव, मतलब उस पद से पहले ही आपको तैयार रखना है कैंडिडेट, क्योंकि वो पद अपना तभी छोड़ेगा जब आप आ जाओगे। ठीक है, जैसे आजकल क्या 25 जुलाई को शपथ लेता है कोई, 25 जुलाई को पिछले राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या हो रहा होता है पूरा। नीलम संजीव रेड्डी के टाइम से चलता आ रहा है, क्यों, क्योंकि पूरा कार्यकाल करा है, किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो इसलिए एक ही डेट फिक्स हो गई है 25 जुलाई। देखिए, होता क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, तो आप पहले से ही, आपको पता है कि 25 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो रहा है, ठीक है, तो आप 25 जुलाई से पहले क्या करा लेंगे, चुनाव तैयार करके कैंडिडेट निर्वाचित हो जाएगा। 25 जुलाई को ये हटेंगे और दूसरा कैंडिडेट तुरंत ही क्या ले लेगा, शपथ ले लेगा। ये तब कंडीशन है जब क्या है, पद रिक्त होने के कारण कार्यकाल समाप्त है, तब वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण ना कर ले। ठीक है, तो कार्यभार ग्रहण करने के लिए हमको पहले से उसका निर्वाचन करके तैयार रखना होगा। जैसे वो कार्यकाल समाप्त होगा, अगला कैंडिडेट आकर शपथ ले लेगा, बाकी सब काम पहले हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो सिंपल प्रोसेस है जो चलती आ रही है। अगर है यदि उसका पद त्याग, उसकी मृत्यु या वो त्याग पत्र दे देता है, निष्कासन हो जाता है महाभियोग के द्वारा, कोई अन्यथा कारण है बीमारी का कोई भी, ठीक है, वो इमरजेंसी में पद छोड़ता है या उसको हटाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि नए राष्ट्रपति का चुनाव, अब ऐसा तो पता नहीं था कल को ये पद छोड़ देंगे, जो हम पहले से ही राष्ट्रपति का चुनाव करा कर रखते, इन्होंने आज छोड़ दिया या आज डेथ हो गई इनकी, तो हम क्या करेंगे, उस समय तुरंत ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा और फिर हमें 6 माह के अंदर ही अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। क्लियर है? जैसे एक राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के 5 साल होने में भी 3 साल थे, यानी कि दूसरे ही साल में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसकी जगह तुरंत किसको, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा और फिर 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा और 6 माह के चुनाव होने के बाद जो नया प्रत्याशी आएगा चुन करके और निर्वाचित होकर के आएगा उसको राष्ट्रपति बना देंगे और उपराष्ट्रपति पुनः अपनी स्थिति पर आ जाएंगे उपराष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, और ऐसा होता है उपराष्ट्रपति भी ना हो
तो वरिष्ठतम न्याय जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसको बनाया जाएगा, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, कोई ना कोई तो वरिष्ठ होगा। 33 है, सब थोड़ी ना चले जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस प्रकार से बना दिया जाएगा, ठीक। अब हमारे यहाँ क्या होता है, उसके 3 साल बचे हैं राष्ट्रपति के, तो वो 3 साल क्या है, वो उपराष्ट्रपति नहीं, नया राष्ट्रपति चुना जाएगा उसके लिए। अमेरिका में थोड़ा प्रोसेस अलग है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में यदि कोई राष्ट्रपति मर जाता है तो उसके बच्चे कुछ कार्यकाल वो कौन पूरा करता है, उपराष्ट्रपति। चुनाव सीमित समय पर ही होगा, 5 साल बाद ही होगा चुनाव, बीच में डेथ हो जाती है तो उसका कार्यकाल कौन पूरा करेगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ क्या, अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति राष्ट्रपति डेथ हो जाती है तो उसको कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। जैसे चुनाव हुआ, नया प्रत्याशी है उसको हटा देते हैं और नया प्रत्याशी फिर क्या चलाता है, प्रोसेसिंग चलाता है, ठीक है। तो यही बात मैंने लिखी है कि यदि उसका पद हटना, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। इस 6 महीनों के में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और उपराष्ट्रपति पद के रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश ये कार्यभार संभालता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैंने बता दी, जब आप पदरिक्ति होती है तब क्या क्या कंडीशन होती हैं, ठीक है। आपको एक एक बात मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यदि आप एक क्लास कंप्लीट ले रहे हैं तो यदि किसी भी क्वेश्चन में राष्ट्रपति लिखा हुआ दिखाई दे गया तो क्वेश्चन आपका है, फिर वो आपसे नहीं बचेगा, मैं वादा करता हूँ। बस कंप्लीट एक बार क्लास ले लो, नोट्स अच्छी तरीके से बना लो, उनको रिवाइज कर लो बस, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक बार कंप्लीट पढ़ लो, 4 ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला अब हम शुरू करते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि पावर्स क्या है राष्ट्रपति को, ठीक है। अब तक हमने राष्ट्रपति के कुछ आर्टिकल्स जाने, कुछ आर्टिकल्स अभी और रह गए हैं जिनकी लास्ट में मैं चर्चा करूंगा, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे भी आएंगे तो उनको मैं एक बार में बता दूंगा कि आर्टिकल अध्यादेश क्या है, ठीक है। वो प्रोसेसिंग में वहाँ पे आपको बता दूंगा। देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती हैं, तो 8 प्रकार से मैं डिवाइडेशन है शक्तियाँ। एक तो कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेचर पावर क्या होती है, वित्तीय शक्तियाँ फाइनेंशियल पावर क्या होती हैं, ठीक है। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायालय में क्या क्या पावर हैं, ठीक है। क्षमादान क्या क्या कर सकता है ये। कूटनीतिक शक्तियाँ, जो विदेश से हम कूटनीति कोई समझौता करते हैं उसमें राष्ट्रपति क्या पावर होती है। सैन्य शक्तियाँ, तीनों सेनाओं का प्रधान होता है कौन भाई, राष्ट्रपति, ये उसकी सैन्य शक्ति है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाता है, इमरजेंसी लगाने की पावर किसको है, राष्ट्रपति को है। बीटो शक्ति, ये बीटो शक्ति क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 8 प्रकार की शक्तियाँ हैं, इनको मैं अभी आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति की पावर होती क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ाया जाएगा कि राष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं, क्या क्या मुद्दे, कौन कौन से चुनाव में क्या क्या मसला रहा, ठीक है। वो सारे राष्ट्रपति आपको पढ़ाए जाएंगे। कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं, ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। जितने भी तथ्य जुड़े हुए हैं सबके सब सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। उम्मीद है बस आप इसको देखते रहें, ठीक है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस क्षेत्र में, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे सभी। बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियां हैं, तो आपको मालूम होनी चाहिए क्या कार्यकारी शक्तियां होती क्या हैं, विधायी शक्तियां क्या हैं, सैन्य शक्तियां क्या हैं, आपातकालीन शक्तियां क्या हैं, वीटो पावर क्या है, ठीक है। तो वो सारी की सारी बातें समझने के बाद ही आप उस पर निर्णय ले सकते हैं। देखिए कार्यकारी शक्तियों में पहला पॉइंट है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, यानी कि जितने भी आपके एक्ट अधिनियम है वो सब कौन पारित करके देता है, किसकी स्वीकृति पर पारित होते हैं, राष्ट्रपति की। जब तक कोई कानून नहीं बन सकता, वो विधेयक रहेगा जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन ना कर दे। राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे कार्य किए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारी को नियुक्त करता है। जितने सारे आपको पद हैं आपने सुने होंगे कुछ, ठीक है, कुछ आपको अभी पहली बार पता चलेंगे। वो सारे के सारे महत्वपूर्ण पद ज़्यादातर जो मैंने यहाँ पर बताए हैं उनको नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जितने भी मिनिस्टर होते हैं मंत्रिपरिषद उनकी, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जो राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है, आर्टिकल 76 में हम चर्चा करेंगे। जो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, भारत का महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग जिसको हम बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल,
ये भारत की आय और व्यय का हिसाब रखता है, और सभी राज्यों के आय व्यय, कितनी इनकम हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, उसका हिसाब रखना कैसा काम होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। इसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, आप जानते हो एक ऐसा कमीशन जो एग्जाम कराता है, आईएएस आईपीएस जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, एनडीए सीडीएस सेना के एग्जाम होते हैं, आईईएस इंडियन इंजीनियर सर्विस के एग्जाम होते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी सिविल सेवाएं हैं उन सबके, और इंजीनियर सेवाएं, उन सबके जो एग्जाम कराता है वो संघ लोक सेवा आयोग कराता है। उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष, जो फाइनेंशियल आयोग होता है जो सारी वित्त व्यवस्था करता है, उसके अध्यक्ष भी राष्ट्रपति। केंद्रीय सचिव, जो सचिवालय में होते हैं केंद्रीय सचिव, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग, जो हमारे राजभाषा हिंदी उसका आयोग बना हुआ है, जो उसके डेवलपमेंट के बारे में कार्य करता है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष, यानी कि एक कमीशन है, एक आयोग है जो जनजाति और अनुसूचित जाति के संदर्भ में कार्य करता है, उनके डेवलपमेंट को लेकर, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, जो माइनॉरिटीज़ हो हमारे यहाँ, ठीक है, जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इन लोगों के लिए जो वर्क करता है अल्पसंख्यक आयोग, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो ये प्रमुख नियुक्तियाँ हो गई। एक देखिए भारत के राजदूत व उच्चायुक्त, जो भारत के बाहर होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं भारत को, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है भाई, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है भाई। राजदूत कौन होते हैं, जो भारत में हर एक देश में हमारे एक एम्बेसी लगी होती है, एक ऑफिस होता है, जो हमारे भारतीय हो जाएंगे दिक्कत होती है तो भारतीय एम्बेसी में जाकर भारतीय राजदूत का ऑफिस है, वहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। उच्चायुक्त और राजदूत में अंतर क्या है, देखिए जो कॉमनवेल्थ हमारे देश हैं, कॉमनवेल्थ एक संस्था है ब्रिटेन की, उसमें जो देश आते हैं वो अगर उसमें हमारा कोई जाएगा तो वो उच्चायुक्त होगा वहाँ पर, और जो कॉमनवेल्थ नहीं है वहाँ पर हम कोई अपना दूत भेजेंगे तो वो कहलाएगा राजदूत। ठीक है, इसके बारे में भी आर्टिकल्स में प्रावधान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि वह स्वयं के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे संभालता है, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें वो अपने प्रशासक नियुक्त कर देता है और वहाँ की व्यवस्थाएं सीधे संभालता है। अब कुछ में विधानसभा हो गई तो वहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं विधानसभा को दे दी जाती हैं, वरना ज़्यादातर पावर किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथ में। जितने भी हमारे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उनकी पावर किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति की, उसकी कार्यकारी शक्ति है। अगला, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं, यानी कि वो किसी भी क्षेत्र को, अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, आदिवासी, उनको घोषित कर सकता है। उनके लिए विशेष प्रावधान हो जाते हैं। जब वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उनके लिए विशेष प्रावधान बनाए जाते हैं। ठीक है, विशेष उनके लिए योजनाएं लाई जाती हैं। तो कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जाति क्षेत्र है या कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ये काम तय करना किसका, राष्ट्रपति का। वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कौन संभालता है, सीधे सीधे राष्ट्रपति। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कार्यकारी शक्ति पूरी समझ में आई होगी। सिंपल भाषा में मैंने लिखाया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो बाकी 7 पावर्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप इसको नोट कर लें। ठीक है, पॉज करके वीडियो, फिर हम नेक्स्ट पावर की आपको बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और सारी जानकारी आप नोट कीजिए। देखिए, अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है, विधायी शक्तियाँ, सॉरी। ठीक है, तो ये पावर होती है, इसके तहत कौन कौन सी बातें राष्ट्रपति अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, उनको हम अभी समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, राष्ट्रपति भारतीय, देखो विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेचर में आपकी संसद है जिसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो स्वयं राष्ट्रपति, एक आपका 2 सदन है इसमें, कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल 79 मैंने भी आपको प्रोफार्मा स्टार्टिंग में दिखाया था पूरा। ठीक है, तो संसद का अभिन्न अंग होता है कौन, राष्ट्रपति, और 2 सदन होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या क्या पावर्स है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनसे जुड़े हुए आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे, और जो अभी करंट के मुद्दे हुए हैं जुड़े हुए उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर राष्ट्रपति पढ़ने का मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन में राष्ट्रपति शब्द है, ठीक है, राष्ट्रपति शब्द है, तो वो क्वेश्चन फिर आपका है। ठीक है, उसको आप टिक करेंगे, सही टिक करेंगे, बशर्ते आपने ये क्लास ले रखी हो। देखो इतना बड़ा विश्वास दिला रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा हूँ ज़रूर मैं। ठीक है, इसके पीछे कोई ना कोई बेस ज़रूर होगा। ठीक, तो देखिए विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग होता है। अब पहली देखिए मैंने कुछ बिंदु बना रखे हैं, बिंदुवार विधायी शक्तियों को मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पहली शक्ति क्या है, वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है
और लोकसभा को विघटित कर सकता है। क्या मायने है इसके, देखिए जहाँ संसद वर्ड यूज होता है वहाँ पर दोनों सदनों की बात होती है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अगर कोई बात बोली जा रही है कि संसद का सदस्य है तो यानी कि वो लोकसभा का भी सदस्य के बारे में बात हो रही है और राज्यसभा के सदस्य के बारे में बात हो रही है, क्लियर है। और यदि स्पेशल किसी सदन के बारे में बात करें तो हम उसका नाम लेते हैं लोकसभा या राज्यसभा। अब यहाँ पर पहली बात बोले संसद की बैठक बुला सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को पावर है कि वो किसी भी सदन की क्या बुला सकता है, बैठक बुला सकता है, और राज्यसभा या लोकसभा उनकी बैठक को स्थगित कर सकता है, ठीक है, यानी कि रोक सकता है जो बैठक चल रही है उनका, ठीक है। लेकिन जो विघटित करने की पावर है वो सिर्फ किसको है, लोकसभा को, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, लेकिन किसकी राय से, प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद होता है उसका प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री, उसकी सलाह पर ही लोकसभा को क्या कर सकता है, विघटित, यानी सरकार को क्या कर देगा, समाप्त। लेकिन उसमें प्रधानमंत्री क्या होनी चाहिए, सलाह अनिवार्य है उसमें, ठीक है भाई। तो ये पावर है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, ठीक है, आपको बताते हैं वो निरंतर स्थायी सदन है। वो स्थायी सदन का मतलब वो हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं है उसमें सारे सदस्य रिटायर्ड हो गए अब नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है वहाँ, ठीक है। वहाँ प्रोसेस होती है हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं उसमें रिटायर हो जाते हैं, फिर नए चुन के आ जाते हैं, तो वो हमेशा चलता रहता है और उसको विघटित नहीं रहता, यानी कि ऐसा नहीं किया जाता अभी छुट्टी पे जाओ दोबारा आएंगे सब, ठीक है। विघटित करना उसको बोलते हैं। लोकसभा में हर 5 साल बाद ऐसा होता है, सब चले जाते हैं, फिर चुनाव होकर नए व्यक्ति आते हैं चुनकर, क्लियर है भाई, ये वही आते हैं चुनकर, ठीक। तो ये पहली पावर हो गई कि स्थगित कर सकता है दोनों सदनों की बैठक, और लोकसभा को विघटित करने की पावर भी किसके पास है, राष्ट्रपति। कई बार क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है कि लोकसभा को विघटित कौन कर सकता है, तो वो कौन है भाई, राष्ट्रपति। अब अगला है वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान करता है। देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 108, ठीक है, नोट करेंगे, आर्टिकल 108 अनुच्छेद, ठीक है, 108 अनुच्छेद में प्रावधान है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो वो संयुक्त बैठक का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने एक आपको बताया राज्यसभा, ठीक है, और एक सदन क्या होता है, लोकसभा। वैसे मैं आगे क्लियर करूंगा जब आपको राज्यसभा लोकसभा पढ़ाए जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि यदि क्या होता है, कोई बिल है, कोई विधेयक है और वो पास कर दिया जाता है कहाँ से, राज्यसभा से या लोकसभा से, उसके बाद जाता है वो राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा उसको पास नहीं करती है और उसमें कुछ संशोधन कर देती है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, अब पास होना चाहिए। जब संशोधन हो जाता है तो दोबारा पास होने लोकसभा में जाता है। क्या आप इस पर राजी हैं? तो लोकसभा उसको संशोधन कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं, यानी कि दोनों सदनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, और जो विधेयक है वो अधिनियम नहीं बन पा, राष्ट्रपति के पास तक पहुँच ही नहीं पा रहा। जब इन दोनों से पास होगा तभी तो जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है, वो राष्ट्रपति के पास जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, वो यहीं रोज लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा, यहीं पे रोके हुए हैं उसको। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, अभी क्या डिसीजन है, क्या मतलब है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का प्रयोग करता है, दोनों सदनों की क्या करता है, संयुक्त बैठक, बोले एक साथ बैठो, अब बताओ समस्या क्या है, विधेयक ये है, अब आइए कौन इस पर, ठीक है। तो फिर वो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, अभी लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक एक साथ दोनों सदनों को बुलाता है और फिर विधेयक पारित करवाता है। अगर वहाँ पर वो विधेयक पारित हो जाता है तो वो माना जाता है कि वो लोकसभा से भी पारित हो गया है और राज्यसभा से भी, ठीक है। 1961 में दहेज एक्ट अधिनियम आया था, जो संयुक्त आपका बैठक थी उससे ही पारित है वो, ठीक है, एक्ट, उसको भी पढ़ाया जाएगा। UPSI में बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्ट, ठीक है। अभी इसमें 10 धाराएं हैं, तो वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। बहरहाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान भी कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और देखिए, और हम बात करते हैं वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को क्या करता है, संबोधित कर सकता है। वो चाहे जब चुनाव के बाद आए तो संबोधित करते ही है। प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र बुलाया जाएगा उसमें भी क्या करेगा, दोनों सदनों को जो क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है, ठीक है। कौन, राष्ट्रपति, संबोधन होता है उसका। लोकसभा या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने पर सदन के किसी भी सदस्य को सभापति या उपसभापति नियुक्त कर सकता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष की डेथ हो गई है या उपराष्ट्रपति नहीं रहे, तो वो उस समय राष्ट्रपति क्या करेगा, उस सदन के राज्यसभा में तो राज्यसभा और लोकसभा में तो लोकसभा, कोई किसी भी सदस्य को वहाँ का सभापति बना देगा, स्पीकर बना देगा, साहब आप बैठिए, वो राष्ट्रपति को पावर है, ठीक है। उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी उठा के एक सदन को सदस्य को मतलब कह देगा, बोले आपको, ठीक है, इमरजेंसी में इतने। और 5वां, राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज से जुड़े जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्य, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये व्यवस्था हमारे संविधान में आर्टिकल 80 का तीसरा पॉइंट है
इसमें व्यवस्था दे रखी है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, 12 सदस्यों को मनोनीत, निर्वाचित तो कर नहीं आएंगे वो, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से। कैसे व्यक्तियों को? जो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, वो समाज से जुड़े जानकार व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को क्या कर सकता है? वो मनोनीत कर सकता है, वो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 12 लोग। ठीक है, किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की। और ये इंपॉर्टेंट, ये करंट का मुद्दा जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगली पावर क्या कि भाई लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आंग्ल भारतीय समुदाय क्या? तो ऐसे व्यक्ति जो ब्रिटिश मूल से संबंधित हैं, ब्रिटिश से संबंधित है, ब्रिटेन से संबंधित हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक हो गए, भारत में रह गए, तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं क्या? आंग्ल भारतीय। अंग्रेज, ऐसे अंग्रेज जो भारतीय हो गए हैं, ऐसे अंग्रेज जो भारतीय हो गए हैं, जो ब्रिटेन से संबंधित हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति। 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है अगर राष्ट्रपति को लगता है। ठीक है, ये प्रावधान आपको बताते हैं, ये प्रावधान आर्टिकल 331 में है, आर्टिकल 331 में है। क्या प्रावधान है? मैं भी लास्ट में सारे इंपोर्टेंट राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो अन्य आर्टिकल्स रह गए हैं, आर्टिकल 72 है, 108 है, 123, 143, उनकी मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। आपको एक बार हम पढ़ा दूंगा कि और ये प्रमुख आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए। तो वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अगर उसे लगता है कि आंग्ल भारतीय जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, तब वो अपनी इच्छा से 2 व्यक्तियों को क्या कर सकता है? आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। लेकिन अब करंट का मुद्दा क्या है? 2014 में 2 व्यक्ति थे, एक तो जॉर्ज बेकर और रिचर्ड है, ये दोनों आपके आंग्ल भारतीय समुदाय से 2014 में हुए थे। लेकिन आप पूछोगे सर 2019 में कौन है? तो मैं आपको बता दूं 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, 126वां बिल था ये, अगर बिल की बात करी जाए, क्योंकि हर एक बिल एक्ट नहीं बनता, तो बिल ज़्यादा है एक्ट कम है, तो 126वां बिल था, लेकिन ये पास हो गया। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो आपके ये मनोनीत होते थे 2 व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय, ये आपके कर दिए, समाप्त कर दिए। यानी कि अब लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति नहीं मनोनीत किए जाएंगे। और ये एक्ट कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्लियर है भाई? आर्टिकल 334 में संशोधन करा है, और आपके 2014 में थे ये 2, लेकिन अब 2019 में कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय का नहीं होगा लोकसभा में, क्योंकि ये व्यवस्था क्या कर दी है? समाप्त कर दी है। ठीक है, विधानसभा में 1 चुना जाता था राज्यों में, वो भी समाप्त कर दिया, उसको जब पढ़ाऊंगा जब विधानसभा की चर्चा होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी पावर्स हैं राष्ट्रपति की, लेजिस्लेचर पावर, विधायी शक्तियाँ। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा, मैंने बाकायदा रिलेवेंट होकर आपको पढ़ाया ये सारी चीज़। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन है आपको जुड़ा हुआ कुछ नया, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका जवाब दूंगा। क्लियर है? अब इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए सभी। ठीक है, देखिए अब हम समझते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर क्या क्या हैं, और आपकी न्यायिक जुडिशरी पावर क्या है। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए वित्तीय पावर में एक आपका धन विधेयक होता है। ठीक है, और धन विधेयक कौन कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसको तय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर जो होता है, वो ये प्रमाणित करता है कि पेश किया हुआ विधेयक जो वो क्या है भाई? धन विधेयक है। ठीक है, और धन विधेयक किससे संबंधित होता है? लोकसभा से। ठीक है, वो राज्यसभा में पेश नहीं किया था, किसने पेश किया था? लोकसभा में। राज्यसभा में उस पर सिर्फ चर्चा हो सकती है। ठीक है, उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। यानी कि धन विधेयक को पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की। यही कारण है कि जब राष्ट्रपति के पास धन विधेयक जाता है तो फिर वो उसको वापस नहीं लौटा सकता। अरे पहले उससे अनुमति दे तो लिए, अब क्यों लौटा रहा है? जैसे बाकी जितने भी विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति साइन करे या ना करे उसकी पावर होती है, लेकिन जब धन विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ते हैं, क्योंकि फिर क्यों वापस करेगा? जब उससे पहले पूछा गया उसके लिए तभी पेश किया गया, तो वापस करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया इस तरीके से कि किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता, तो वो कौन सा? धन विधेयक। क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और किस प्रकार का विधेयक धन विधेयक होगा ये डिफाइन जो परिभाषित करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा, ये धन विधेयक है। ठीक है, दूसरा, अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अनुदान जो पैसा निकालती है गवर्नमेंट संचित निधि से, ठीक है, तो वो अनुदान किसी प्रकार का अगर निकाला जा रहा है तो वो राष्ट्रपति पर उसकी क्या होनी चाहिए? सिफारिश होनी चाहिए। राष्ट्रपति उस पर कहना चाहिए कि हाँ भाई ज़रूरत है, निकालिए। और तीसरा पॉइंट, राज्य व केंद्र के मध्य जो राजस्व का बंटवारा होता है, जो राजस्व होता है, ठीक है, जो लगान है, टैक्सेस आते हैं, ठीक है, सरकार के पास राजस्व में आते हैं वो, तो बंटवारे के लिए वित्त आयोग बनाया जाता है। आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग।
तो वित्त आयोग जो है 5 वर्ष में जो वित्त आयोग का गठन करता है वो कौन करता है अभी? राष्ट्रपति ही वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये पावर हो गई किसकी? वित्तीय, फाइनेंशियल पावर हो गई। अब मैं बात करता हूँ जुडिशरी की, न्यायिक शक्तियाँ। सबसे पहली उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, वो किसके कौन उनको नियुक्त करता है? अभी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। उनको नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सपोज दैट कोई भी ऐसा एक्ट बना दिया, अधिनियम आ गया जो राष्ट्रपति उस पर थोड़ी कन्फ्यूज है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह ले सकता है कि भाई इसके बारे में एक्सप्लेन करो क्या है, ठीक है। और वो सलाह देता है कि साहब ये सही है, गलत है, कुछ भी बताता है वो, ठीक है। तो वो उससे सलाह लेगा, लेकिन ये नहीं है कि उस सलाह को माने या ना माने, राष्ट्रपति बस पूछ सकता है। ऐसा प्रावधान ये वाली जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 143 में है, 143 में व्यवस्था है कि वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, पर सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। यानी इसको मानना या न मानना राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, पावर है, ठीक है। और सलाह देनी होगी किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अगला इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के दंडदेश को माफ, निलंबित या परिवर्तित कर सकता है। ये व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 72 में कहता है ना कि राष्ट्र, जैसे फांसी हो गई किसी को, तो फांसी हो गई, अब वो कहते हैं कि साहब राष्ट्रपति के पास गए हैं गुहार लगाने, हो सकता है राष्ट्रपति माफ़ कर दें। तो राष्ट्रपति को ये पावर है, किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा भी हो गई सुप्रीम कोर्ट के किसी कोर्ट के द्वारा, तो यदि राष्ट्रपति चाहें तो उसकी माफ़ कर देगा, ठीक है। हो सकता है उसकी फांसी को सज़ा में बदल दे, या आजीवन कारावास को एक नियत समय में बदल दे, या कुछ समय के लिए टाल दे फांसी को, कि अभी 2 साल फांसी मत दो और इस पर थोड़ा इनका मौका दो, ठीक है। तो सारी की सारी पावर आर्टिकल 72 में किसकी है? राष्ट्रपति के। ध्यान रखना, फांसी को रोकना किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के। जो कहते हैं गुहार लगाते हैं राष्ट्रपति के यहाँ जाकर, तो ये आपकी फाइनेंशियल पावर और ये क्या हो गई? आपकी न्यायिक शक्तियाँ प्रमुख रूप से जो राष्ट्रपति के हाथ में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको पॉज करके नोट कर लें आपसे। देखिए हम चर्चा करते हैं कूटनीतिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ। देखिए कूटनीतिक शक्तियों में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, जैसे हमारे किसी भी विदेश से कोई समझौता होता है, संधि होती है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होती है। जनरली चाहे उसको उसका जो रिप्रेजेंटेशन नहीं करता राष्ट्रपति, विदेश मंत्री जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो लेकिन वो किसके नाम पर किए जाते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि या वो समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति, मतलब राष्ट्रपति खुद नहीं कर सकता, वो संसद करेगी, लेकिन अनुमति उससे ही लेनी होती है, ठीक है। तो मेन काम राष्ट्रपति करता है, पूछता संसद से ही, ठीक है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और कूटनीतिक, जैसे राजदूत, जैसे हमारा कोई राजदूत किसी विदेश कहीं सेटलमेंट करना है तो उसको कौन करेगा? राष्ट्रपति। कि साहब आप बांग्लादेश में जाइए, आप ब्रिटेन में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, ठीक है। और उच्चायुक्त, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो राष्ट्रमंडल के देश हैं, ग्रुप है जिसमें भारत भी एक पार्ट है, अगर वहाँ राजदूत जाता है तो उसको उच्चायुक्त कहते हैं, ठीक है। और यदि वो राष्ट्रमंडल देश नहीं है तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? राजदूत होगा। जैसे अमेरिका में राजदूत होगा, पाकिस्तान में उच्चायुक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्या है? एक राष्ट्रमंडल देश है, ठीक है। तो ये पावर्स हैं कि सारी, और उनका जो हमारे यहाँ राजदूत आते हैं बाहर से, उनका स्वागत भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। वहाँ का सम्राट, क्योंकि हमारे देश का सम्राट ही राष्ट्रपति है। सैन्य शक्तियों में आपको बता दूं, तीनों सेनाओं का प्रमुख, यदि पूछा जाए कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो वो कौन होता है? सेनापति, राष्ट्रपति खुद होता है, ठीक है। सर्वोच्च सेनापति होता है तीनों सेनाओं का। तथा थल सेना, वायुसेना और नौसेना यानी कि जल सेना के प्रमुख जो होते हैं, ठीक है। जैसे नौसेना प्रमुख है, जल सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख है, ठीक है। और वायुसेना प्रमुख, जल सेना और नौसेना एक ही होती है, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति, इनके जो हेड होते हैं, चीफ होते हैं, उनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति ही करता है। और सेकंड बात, वह युद्ध, देखिए जो युद्ध होते हैं देश का, जैसे हमारा देश अभी अमेरिका से या चाइना से युद्ध करता है, ठीक है। तो इस युद्ध की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति अनाउंस करेंगे कि भाई इमरजेंसी लगा देंगे कि हमारे देश युद्ध के लिए तैयार है। किससे भी? चीन ने ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी हैं कि हमको मजबूर हो गया है कि उससे क्या करा जाए? युद्ध। और उस युद्ध की समाप्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन ये बहुत बड़ी पावर है, देश इससे उथल पुथल हो सकता है, तो इसलिए इसके लिए भी संसद की अनुमति क्या है? अनिवार्य है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपकी सैन्य शक्तियाँ हैं और ये आपकी कूटनीतिक शक्तियाँ, ठीक है। पॉज करके इनको नोट कर लें, क्वेश्चन बनते हैं इनसे। देखिए अब पढ़ते हैं हम आपातकालीन शक्तियाँ। देखिए आपातकालीन के बारे में एक पूरा अलग भाग है संविधान में, ठीक है, जिसमें हम इमरजेंसी की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एज अ पावर राष्ट्रपति की, उसके बारे में चर्चा करूँगा। कभी कुछ बच्चे गए सब बहुत शॉर्ट निपटा दिया, इसके बारे में एक अलग भाग है पूरा संविधान में, इमरजेंसी, ठीक है, आपातकालीन व्यवस्था।
तो देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352 में, वो भी किसके द्वारा लगाई जाती है? राष्ट्रपति के। ठीक है, जैसे हम किसी देश से युद्ध कर रहे हैं या आक्रमण हो जाता है, ठीक है, गृह युद्ध है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352 के तहत। वो किसके तहत? भी राष्ट्रपति। जैसा भी चाइना से युद्ध हो जाए तो देश में इमरजेंसी लगाई जाएगी किस आर्टिकल के तहत? 352। कौन लगाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, इमरजेंसी में हमारे कुछ मौलिक अधिकार रोक दिए जाते हैं और व्यवस्थाएं सीधी किसके हाथ में आ जाती हैं? राष्ट्रपति के। ठीक है, अब अगला क्या है? राष्ट्रपति शासन। ये क्या है? ये राज्यों में लगाया जाता है। जैसे किसी राज्य की जो सत्ता है, जैसे हमारे योगी जी की चल रही है, ठीक है, पार्टी सत्ता होती है, विधानसभा में बहुमत होता है, वो अगर इस प्रकार से व्यवस्थाएं दे रहा है कि वो राज्य ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहा, ठीक है, असक्षम मतलब सक्षम नहीं है राज्य को चला पाने में, व्यवस्था चरमरा गई है, जब ये ऐसा मालूम होता है और प्रतीत होता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है किसी भी राज्य में। ठीक है, और आर्टिकल 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब वो केंद्र के विरोध में आ जाए, जब राज्य क्या है केंद्र के नियमों के, केंद्र सरकार के मतलब उल्लंघन करने लगे नियमों को ज़्यादा, तो केंद्र सरकार आर्टिकल 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगा सकती है किसी राज्य में। ठीक है, और ये काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो उसकी पावर है ये। वित्तीय आपात, देखिए जो वित्तीय आपात है वो आर्टिकल 360 में है और ये अभी तक नहीं लगाया गया। ये लगाया जाता है जब हमारी इकोनॉमिकली व्यवस्था ख़राब हो जाती है, जैसे अभी कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमिकली ज़्यादा ही ख़राब हो जाए कुछ समय बाद, तो हमारे जिसमें क्या लगा दिया जाएगा? वित्तीय आपात लग जाएगा। ये अभी तक नहीं लगाया गया है। मैं आपको बता दूं ये 3 बार लगाया गया है। ठीक है, ये अलग अलग राज्यों में, हमारे यूपी की बात करी जाए तो यूपी में 10 बार लगा है यूपी में। ठीक है, और ये अभी एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, 3 बार आपको बता दें, एक तो आपका लगा था जब चाइना से हुआ था 362 में, ठीक है, वो 1962 में, और फिर एक पाकिस्तान से हुआ था, ठीक है, और फिर 1971 और 1975 में लगाया गया था। वो इंटरनली लगाया था किसने? भी इंदिरा गांधी ने। इनके बारे में मैं भी आपको पढ़ाऊंगा आपातकाल भाग में, लेकिन यहाँ पर इतना चर्चा करते हैं कि तीनों के तीनों ये जो इमरजेंसी लगाई जाती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती हैं। वो आर्टिकल्स में उनको प्रावधान है, पावर दी गई है किसको? भी राष्ट्रपति को। अब सबसे इम्पोर्टेंट भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ये 3 प्रकार की वीटो होती हैं, एक तो आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो इसको कहा जाता है। देखिए आत्यांतिक वीटो क्या है? यदि कोई विधेयक कानून बनने से पहले, कानून क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है, बिल कहलाता है। ठीक है, अगर वो राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उसको अनुमति ना दे, बोले मैं नहीं कर सकता, ठीक है, बिल्कुल पावर है, मना कर सकता है। लेकिन धन विधेयक के नहीं, पहले बताया धन विधेयक को मना नहीं कर सकता, तो धन विधेयक पेश ही राष्ट्रपति के कहने पर किया जाता। ठीक है, सेकंड निलंबनकारी वीटो। इस वीटो के तहत भारत का राष्ट्रपति विधेयक को पुनरावलोकन, वो कहता है भाई ऐसा है, इसे आप दोबारा पढ़ें, तो कुछ कमियाँ हैं, दोबारा इसको लेकर आएँ, ठीक है, तो वापस कर सकता है कि मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से थोड़ा संशोधित करके लाइए, उसके बाद मैं देखता हूँ। ठीक है, ये बोल सकता है निलंबनकारी वीटो। थर्ड क्या है आपका? पॉकेट वीटो, ये आपका जेबी वीटो, ये इंपॉर्टेंट है। इस वीटो के तहत क्या आपका विधेयक ले लेगा राष्ट्रपति, ना ये बोलेगा ना कर ले, ना ये बोलेगा हाँ कर ले, बस पॉकेट वो रख लेगा अपनी पॉकेट में, यानी कि विधेयक को अपने पास रख लेगा और उसको ना हाँ बोलेगा ना, तो उससे जरूरी आप कह नहीं सकते कि नहीं नहीं जल्दी जवाब दो भाई, हाँ या ना। नहीं, वो कह रहा है ना ही हाँ ना ही हाँ, मतलब ना ही वो ना कह रहा है और ना ही वो हाँ कह रहा है, अपने पास उसने रख लिया, तो ये उसकी पावर है। तो ये कि इसलिए पॉकेट वीटो इसको कहा जाता है, क्योंकि इस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये राष्ट्रपति की पावर्स आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की जो राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, इनको आप नोट कर लें। देखिए अब हम बात करते हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, ठीक है, जिनके बारे में चर्चा करेंगे तो राष्ट्रपति हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में सारी जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी। शक्तियाँ पढ़ ली और जो शुरुआती आर्टिकल्स थे, ठीक है, 52 से लेकर 62 तक, वो भी हमने अध्ययन कर लिए। कुछ अन्य और हैं, ठीक है, जो बीच बीच में है, लेकिन उनको मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। देखिए एक आर्टिकल 72, ठीक है, 72 यानी कि आर्टिकल 72, इसके तहत मैंने अभी आपको बताया राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी किसी को फांसी की सज़ा होगी उसको सजा माफ़ कर दी या फिर उसको कन्वर्ट कर दिया, तो न्यायिक शक्ति जो होती है ये आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? क्षमादान की शक्ति। ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक आर्टिकल 77, भारत सरकार के समस्त कृत्य यानी कि कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, तो ये किस आर्टिकल में प्रावधान है? आर्टिकल 77, यानी कि भारत सरकार के जितने भी काम किए जाएंगे वो किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। क्लियर है?
अगला है आर्टिकल 78, ये क्या है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि सारी सूचना किससे मांगेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से। साहब बताइए इसके बारे में क्या है, तो ये उसका राइट से, ये प्रधानमंत्री को ये फिर करना पड़ेगा, सारी सूचनाएं किसको मतलब अवेलेबल करानी पड़ेंगी, राष्ट्रपति को। किसके तहत, आर्टिकल 78। अगला है भाई आर्टिकल 111, जो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स होती है ना, मैंने भी बताया आपको, निलंबनकारी, आत्यंतिक, पॉकेट वीटो, ये सारी की सारी जो वीटो पावर्स राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 111 में। आपसे पूछा जाएगा कि एक वो था विधेयक, उसको वापस लौटा दिया, ऐसा पूछेगा किस अनुच्छेद के तहत, तो वो क्या ध्यान रहेंगे, 111, क्योंकि वो वीटो पावर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट 123, ये आपको समझना। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ संसद जो होती है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको विधायी शक्ति में क्यों नहीं पढ़ाया, तो मैं यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। है ये विधायी शक्ति लेजिस्लेचरी पावर, ये अध्यादेश, ऑर्डिनेंस लाना। क्या होता है ऑर्डिनेंस, वो आप क्लियर कर लें यहाँ पे, ठीक है। वैसे जब आपको पढ़ाया जाएगा संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, वहाँ पर इसके बारे में व्याख्यान होगा, लेकिन यहाँ पर ही मैं आपको सारी बातें बताऊँगा, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा। अब होता क्या है कि कोई भी बिल है, कोई भी बात है, मतलब नियम कायदा यदि बनवाना चाह रहे हैं तो वो पहले या तो लोकसभा में पेश किया जाएगा लेटर, या फिर कहाँ पेश किया जाएगा, राज्यसभा में, ठीक है। यहाँ पर जब बहुमत मिलता है उसको, बहुमत का मतलब था 50% से ज़्यादा लोग उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जितने भी लोग हैं उनसे आधे से ज़्यादा। तो जब वो पास हो जाता है फिर उसके बाद कहाँ जाता है, राज्यसभा में, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, राष्ट्रपति, या राज्यसभा में पेश किया जाता है तो फिर लोकसभा में जाता है और फिर किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब जैसे ही राष्ट्रपति, जब तक वो राज्यसभा लोकसभा में है वो कानून, तब तक वो क्या कहलाएगा, बिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिल कहलाएगा, ठीक है। और इसी बिल के ऊपर यदि राष्ट्रपति अपने क्या कर देते हैं, ये साइन हो गए, तो फिर ये बन जाता है एक्ट। यानी कि अब तक क्या था, ये विधेयक, ठीक है, बिल का मतलब विधेयक, और अब क्या बन गया, ये अधिनियम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे सारी बात। लेकिन क्या होता है कभी कभी, सपोज दैट लोकसभा और राज्यसभा क्या हैं, इनमें सत्र नहीं चल रहा, यानी कि छुट्टी पर हैं लोग बाग, जितने एमपी हैं इनमें सत्र नहीं चल रहा, और उसी समय किसी कानून बनाने की आवश्यकता बन गई, तो राष्ट्रपति वो लेटर यहाँ नहीं, सीधा अपने पास लेटर उसको बनाएगा और साइन करके सीधा उसको क्या बना देगा, एक्ट, अपने पास से ही। तब इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं, इस नियम को अध्यादेश कहते हैं। जब इनकी अनुपस्थिति होती है, यहाँ पर सांसद नहीं होते, अवकाश पर होते हैं, सत्र नहीं चल रहा होता है, सत्रावसान, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, सीधा अपने पास से कानून बनाता है और साइन करके उसको क्या बना देता है, एक्ट बना देता है। तो इस प्रकार का जो एक्ट होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेंस कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है। राष्ट्रपति सीधे बनाता है, लेकिन इसकी लिमिट होती है कि इसको क्या करना है आपको, 6 माह, ध्यान रहेंगे, इसकी लिमिट 6 माह तक होती है। इन 6 माह तक ये वर्क करेगा कानून। कब आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन जैसे ये सत्र, ये दोनों खुलते हैं, यहाँ पे सदस्य आते हैं, वो खुलने के साथ ही 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पास कराना है, किससे भी, लोकसभा से और राज्यसभा से। यदि आपने जो ये अध्यादेश है, जो ये एक्ट है इस प्रकार का, 6, जैसे ये ओपन हो गए और 6 सप्ताह के अंदर आपने ये लोकसभा से भी पास करा लिया और राज्यसभा से भी पास करा लिया, तो फिर आपका ये कानून बन जाएगा। फिर ये 6 माह नहीं, फिर लाइफ टाइम चलेगा, जैसे अन्य कोई कानून चलता है। क्लियर है। लेकिन अगर इस अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर आपने लोकसभा और राज्यसभा से पास नहीं कराया, तो फिर ये सिर्फ कितने समय तक मान्य होगा, 6 माह तक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, समाप्त है। तो ये अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की, वो किस में है, आर्टिकल 123 1, 2, 3 में, ठीक है। और लास्ट है भाई आपका आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, ये क्या है भाई, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार, ठीक है। परामर्श का अधिकार, राय ले सकता है किसी भी नियम पर। कोई बनाकर भेजती है राज्यसभा लोकसभा कि साहब ये क्या है, मुझे समझाइए, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, लेकिन उसके लिए बाध्यकारी राष्ट्रपति नहीं है, जरूरी नहीं जो ऐसा उन्होंने कह दिया कि साहब गलत है, नहीं, गलत सही तय कौन करे, राष्ट्रपति। बस आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया उच्चतम न्यायालय से। क्लियर है। तो ये किसमें, आर्टिकल 143 में। तो उम्मीद करता हूँ ये आप सारा कुछ समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें पॉज करके, ठीक है, सारी जानकारी ऊपर का। इसके बारे में मैं आपको और भी समझाऊंगा।
देखिए ये सारी मैंने राष्ट्रपति से जुड़ी जो जानकारी है वो आपको सारी आपको उपलब्ध करा दी है, ठीक है। जितनी भी राष्ट्रपति से संबंधित बातें हैं, आर्टिकल्स हैं, उसकी शक्तियाँ हैं, सबसे इम्पोर्टेंस, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है इस क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को हम वहीं पर समाप्त करते हैं। और अभी राष्ट्रपति, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं आपके जितने भी, ठीक है, और जो उनकी सूची है उससे रिलेवेंट मैं आपको एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो इसके बाद तुरंत आ जाएगी आपके पास, ठीक है। उसमें भारत के जितने राष्ट्रपति हैं वो, और प्लस ऐसे उपराष्ट्रपति जो क्या बने हैं भाई, राष्ट्रपति बने हैं, या वो न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। और कौन कौन से राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है, वो सब अगली एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है। वो ज़रूर देखें, इसके देखने के बाद में, ठीक है, तुरंत आएगी। उसमें आपके सारे राष्ट्रपति की सूची होगी, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, व्यक्तिगत कितने हैं और कितनी बार चुनाव कराया गया, पहली बार चुनाव कब हुआ, वो सारी लिस्ट होगी, सूची होगी। उसमें बाकायदा मैं एक एक राष्ट्रपति की चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।